हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज, अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अडा 24/7। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का ये सेशन जो कि आपका वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रही है आपके, तो आज इसमें हम जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपका कंप्लीटली वन शॉट रिवीजन रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस हिस्ट्री के भी रहेंगे, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी से भी और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, आपका इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। अरे 2 क्लास बैक टू बैक थी ना, तो इसीलिए फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है दूसरी क्लास को तुरंत स्टार्ट करने में। चलो कोई बात नहीं, शुरू हो गई है। जितना टाइम मैंने ज्यादा लिया है उतना टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। 11:05 पे खत्म कर देंगे फिर, ठीक है। चलो तो आगाज करते हैं। आगाज तो हो ही चुका है सुबह, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोगों को बतानी है कि कल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है आपका, जो कि लगा हुआ है। एक तो कल 1 ईयर की मैराथन क्लास, सुन लो ध्यान से। 1 साल की मैराथन क्लास कल 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगी। और जैसे ही 1 बजे की क्लास खत्म होगी तुरंत आप लोगों को स्विच करना है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट आप लोगों के लिए लगा हुआ है, जो कि ये है द ग्रैंड रिवील करने वाले हैं हम, ठीक है। द ग्रैंड रिवील RRBJ। एक सेकंड मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो सबसे पहले होम पेज पे दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको जा करके लाइक करना है फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक बार इसको भी लाइक कर दीजिएगा। ग्रैंड रिवील है, अब RRBJ वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है। तो 2 इवेंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। 9 से 1 मैराथन क्लास, 1 साल का करंट अफेयर करेंगे, उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे स्विच करना है। इसको भी लाइक कर देना। चलो अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या है। एक सेकंड मैं जरा सेशन को शेयर कर दूं। आज शेयर नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता ही आज मैं थोड़ा सा वैसे लेट हो गई। चलो एक काम करो, फटाफट से आप लोग भी शेयर कर दो, तब तक सब लोग शेयर करेंगे अपने अपने ग्रुप्स में। डन डन डन, चलो हो गया, ओके। हाँ जी, तो आज के जो सवाल हैं वो आपके PYQs प्लस MCQs दोनों रहेंगे, जैसे कि हमेशा रहते हैं, ताकि दोनों तरीके के क्वेश्चंस आप अच्छे से टैकल कर सको, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आपको RRBJ की बुक लेनी है तो बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल चाहिए, ई बुक चाहिए, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाता है, ओके। और आज की क्लास का PDF टेलीग्राम से मिलेगा, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं अब हम यहाँ से, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग राहुल कुमार, प्रतीक, पंकज और निखिल। प्रतीक ने इतने सारे कमेंट्स कर दिए कि चाहता है कि बस इसी की गुड मॉर्निंग लेते रहे। अच्छा पॉल, हाँ पॉल जरूर लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में लगाएंगे, थोड़ा सा बाद में लगाएंगे, पहले 1 घंटा पढ़ लेते हैं, ओके। आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या आज पक्का पोल मिलेगा, डोंट वरी। What is the total number of members nominated by the president to the Lok Sabha and the Rajya Sabha? मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो पूछा जा रहा है कि कितनी होती है। तो बताइए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, जब 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर इसका आंसर कुछ और था, बट अब 2025 में इसका आंसर कुछ और हो चुका है। तो मे भी जब आप PYQs पढ़ेंगे तो बुक्स वगैरह में इसका जो आंसर है वो शायद आपको अलग मिलेगा, 14 मिलेगा, बट उस टाइम पे 14 मिलेगा, बट प्रेजेंट टाइम पर इसका आंसर जो है वो 12 होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा के अंदर क्या हुआ करते थे, एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे। जिनका नॉमिनेशन होता था उनके लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता था। ये लोकसभाओं में 2, विधानसभाओं में 1-1 हुआ करते थे। तो इनको क्या कर दिया है, इनको रिमूव कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कैसे रिमूव किया, रिमूव्ड बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो लागू होता है 2020 से, और ये उससे पहले का पेपर है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर उस टाइम पर क्या रहा होगा, 14 रहा होगा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं यहाँ पे। इनको नॉमिनेट किया जाता है, अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है। कौन इनको नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, और इसी वजह से ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अलग से सवाल बन जाता है कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आंसर होगा नो। लेकिन वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इलेक्शन 54 इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट इम्पीचमेंट जो है आर्टिकल 61 इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंग्लो इंडियंस क्या होता है, लो भाई
रोज क्लास में नहीं आओगे तो ऐसे सवाल पूछोगे तुम, है? कोई भी बता देगा क्लास में से, बताना बड़ा, बताना भाई, कौन बताएगा इसको? ये पूछ रहा है एंग्लो इंडियंस क्या होता है। हाँ, लोकसभा में प्रेजेंट टाइम पर 543 सीटें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम सीटें हैं वो 550 है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एन अर्थ साइज प्लैनेट HD 21749b यूजिंग ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट्स सर्वे सैटेलाइट इन 2019। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से इनमें से 2019 में कौन सा है ये ट्रांसिटिंग क्या है, एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, जिसका यूज करके पृथ्वी के ही आकार का एक प्लैनेट है जिसकी खोज की गई थी। तो ये खोज किसने करी थी? नासा ने की थी। ये खोज किसने की? नासा ने। नासा ने एक मून की भी खोज की थी जिसे क्या कहा जा रहा है? क्वासीमून। नासा ने क्या है? क्वासीमून की भी खोज की थी, तो ये भी याद रखिएगा। इसका नाम क्या था? PN7 इसका नाम था। ये 2083 को क्या हो जाएगा? अर्थ से दूर चला जाएगा, मतलब परमानेंट नहीं है। इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? नॉन परमानेंट मून कहा जा रहा है, नॉन परमानेंट मून ऑफ द अर्थ। और बिल्कुल मून के तरीके क्या है? चारों ओर चक्र लगा रहा है अर्थ के, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलो। सर ब्रिटिशर नहीं, एक यूरोपियन होता है, और एक जो होता है मदर जो है वो इंडियन है, फादर जो है वो यूरोपियन है, तो उस बच्चे को हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। बट इसको क्या कर दिया है? अब खत्म कर दिया गया है। चलो, ई शक्ति अ प्रोजेक्ट एंड डिजिटाइजेशन। मतलब जो डिजिटलाइज होता है ना, तो ये डिजिटलाइजेशन होगा, स्पेलिंग गलत है। ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाज लॉन्च्ड बाय डैश। आपसे पूछा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए डिजिटलीकरण पर एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट आता है ई शक्ति के नाम से। इसको किसने लॉन्च किया? ई शक्ति के नाम से जो प्रोजेक्ट आता है वो लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है कि किसने इसको लॉन्च किया, तो नाम बताइएगा, उसका नाम क्या है? हाँ भाई, फटाफट से आंसर करेंगे सब लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ऑप्शन डी नाबार्ड होगा, पक्की बात है? ओके, चलो ठीक है। सो प्रशांत, प्रतीक, विकास, पंकज, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि नाबार्ड। बिल्कुल सही बात है। तो नाबार्ड ने क्या किया था? एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ई शक्ति। तो बेसिकली डिजिटलाइज हर एक चीज क्या होनी चाहिए? डिजिटल होनी चाहिए। कहां पर? इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। किसको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं? महिलाओं को। वेमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, कि महिलाएं जो है जब वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लगेंगी ना, सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में होने लगेंगी, तब आप ये मान के चलिए कि हाँ, हमारा देश डिजिटलाइज हो रहा है, ठीक है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्या है? इस चीज को लाना होगा। तो नाबार्ड ने क्या किया था? इसको स्टार्ट किया था, ठीक है? नाबार्ड की स्थापना पूछी जाए तो कब होती है? 12 जुलाई 1982 के अंदर इसको बनाया गया था। इसके हेड पूछा जाए तो केजी शावी हो जाएंगे। कौन है? केजी शावी इसके हेड हो जाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। विद विच गेम इज भाग्यश्री थिप्से एसोसिएटेड? भाग्यश्री थिप्से का नाम जुड़ा हुआ है कौन से स्पोर्ट्स फील्ड के साथ में? ये पूछा गया। हाँ भाई, आज मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत कम है क्लास में। क्या बात है? आरआरबी जेई से हार मान ली क्या तुमने? रेलवे पर से भरोसा उठ गया है या फिर मेहनत पर से भरोसा उठ गया है? कारण तो बता दो मुझे। हाँ, वेरी नाइस प्रतीक, करेक्ट है। सो भाग्यश्री का नाम जुड़ा है कौन से स्पोर्ट्स फील्ड के साथ में? ये पूछा गया है। चेस के साथ में इनका नाम जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है। चेस के मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर फिडे कराता है। अभी फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा के अंदर हुआ। इसको किसने जीता है? उज्बेकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, आज सुबह ही मैंने पढ़ाया था, उन्होंने जीता। किसको हरा के जीता है? चाइना को हरा के इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है। हमारे 91st ग्रैंड मास्टर राहुल वीएस हो जाएंगे, ये तो सभी को पता है, राहुल वीएस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which political leader was popularly known as चाचा? Oh my God, इतना इजी क्वेश्चन। अच्छा, सब ग्रुप डी का पेपर देने गए? चलिए विश ऑल द बेस्ट। ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, विश ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर हो उनका। हाँ, शादियां भी तो चल रही हैं, शादियां भी तो चल रही हैं, वही तो बात है ना। अब देख लो भैया, शादी के कार्ड भी आ रहे हैं और एडमिट कार्ड भी साथ में आ रहे हैं, है ना? शादी के कार्ड और एडमिट कार्ड साथ में आ रहे हैं।
बड़ा टिपिकल टाइम है, बहुत मुश्किल है मैम। शादी में जाएं या एग्जाम देने जाएं? ओके, ऑप्शन बी होगा चाचा नेहरू। सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्हीं को हम चाचा नेहरू के नाम से, चाचा के नाम से जानते हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा प्यार किया करते थे। इसी वजह से इनका जो हैप्पी वाला बर्थडे आता है उस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस रूप में? चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। ये क्या रह चुके हैं? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके, इनके बारे में तो अभी हमने पढ़ाई था कुछ दिन पहले, जब ये डे सेलिब्रेट किया था तब मैंने सब बताया था। द मून रिवॉल्व्स अराउंड विच सेलेस्टियल बॉडी? आपसे पूछा है कि चंद्रमा जो है वो किसके चारों ओर घूमता है। ये मतलब 2019 का जो आरआरबी जेईई का पेपर था वो तो बिल्कुल आप मान सकते हो कि बहुत ही इजी पेपर था, बिल्कुल ही हलवा पेपर जिसे कहते हैं। बट बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 2025 वाला भी इजी आएगा, क्योंकि 2024 वाला पेपर भी ठीक ठाक ही था, उसमें भी बहुत ज्यादा टफ तो वो भी नहीं था। ओके, बताइए मून किसके चारों ओर घूमता है? अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो देखो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थ के पास में फिलहाल के लिए तो 2 मून है, बट हमारे पास में परमानेंट तो एक ही मून है, दूसरा वाला तो अभी आया है बस कुछ समय के लिए, है ना। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? आपसे पूछा है कि उत्तराखंड के पहले सीएम कौन थे? फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड। आप देखो स्टेट एग्जाम नहीं है, बट फिर भी स्पेसिफिक एक स्टेट के बारे में पूछ लिया गया आपसे। ऐसे ही किसी भी स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, तो हर एक स्टेट के सीएम गवर्नर प्रेजेंट वाले भी याद रखना और फर्स्ट कौन थे वो भी याद रखना। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में तो इसका जो फर्स्ट सीएम थे वो कौन थे? नित्यानंद स्वामी। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पे सीएम कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। प्रेजेंट टाइम पर कौन है? पुष्कर सिंह धामी प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम हो गए। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS Dhoni is the only captain in the world to have won all the dash major ICC trophies। मतलब ये दुनिया के एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने कितनी आईसीसी ट्रॉफियां जीती हुई। आईसीसी ट्रॉफी बताओ इन्होंने कितनी जीती है? MS धोनी, जिन्हें कि आप प्यार से माही के नाम से जानते हैं, ठीक है, माही के नाम से जानते हैं। तो इनके नाम पर कितनी आईसीसी ट्रॉफीज आ चुकी हैं? एज अ कैप्टन पूछा है मैंने, एज अ कैप्टन। तो एज अ कैप्टन इनके नाम पे कितनी ट्रॉफीज हैं? 3 ट्रॉफीज हैं। कितनी है? 3। प्रतीक का आंसर सब ठीक है। पता नहीं अब तुमने 4 बोला है कि 4 फोर्थ ऑप्शन बोला है। चलो खैर, 3 ट्रॉफी इनके नाम पे देखने को मिलती हैं MS धोनी के नाम पे, जो कि किसने दी है? आईसीसी ट्रॉफी, ठीक है। आईसीसी ट्रॉफी, आईसीसी के बारे में तो सबको पता है, 1000 करोड़ बार मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को कि ये 1909 में बनता है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ कब कौन बन चुके हैं? संजोग गुप्ता बन चुके। सारे स्पोर्ट्स के बारे में उनके हेड कौन है, कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ईयर कौन सा है, सब याद करके जाना है। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? इंडिया के अंदर फर्स्ट सीएम जो है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है। सबको पता है फर्स्ट सीएम कौन है, लेकिन आप मुझे तारीख बताइएगा और हाँ मतलब ईयर बताइएगा कि यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट सीएम के रूप में कौन और कब अपॉइंट की गई थी महिला। बेस्ट जोन कौन सा, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है आरके सर ने, वो देख लेना, ठीक है। चलो भाई, तारीख भी बताओ और ईयर भी बताओ। चलो सिर्फ ईयर बता दो, तुम तारीख छोड़ो, सिर्फ ईयर ही बता दो। ये कब बनती हैं? 1963 में। 1963 के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर कब बनी थी और कौन से स्टेट की बनी थी, ये भी तो पूछा जा सकता है आपसे। तो बताइए, ईयर भी बताना है और स्टेट भी बताना है और वो गवर्नर बनी थी, ठीक है। तो ईयर कौन सा हो जाएगा? 19। तुम बताओगे कि मुझे बताना पड़ेगा? 19। अरे फर्स्ट जब देश को आजादी मिली ही थी जस्ट 47। ये भी उत्तर प्रदेश आएगा और यहाँ पे हो जाएंगे गवर्नर। तो गवर्नर कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये गवर्नर हो जाएंगी और सुचेता कृपलानी जो है, सुचेता कृपलानी जो है ये हो जाएंगे सीएम।
दोनों उत्तर प्रदेश में, दोनों ही यूपी के अंदर बनती है, फर्स्ट सीएम भी और फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी। ठीक है, आप ही बता दो, सब मैं ही बता दूंगी, पेपर में कौन बताएगा है। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। आपसे पूछा है कि हैंडीक्राफ्ट्स जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे लोकेटेड है, ये आप बताइएगा। मतलब यहाँ पर हाथ से चीजें बनाई जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब है कला, कला, ठीक है, हाथ से जो चीजें बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया के अंदर कहाँ पे मिलेगा, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बस ये तो मतलब वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं, बट पूछा गया है तो इसके बारे में याद रखिएगा, और इससे ज्यादा तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो फिर इंटरनेशनल एक तरीके से हो गया ना, कि चीजों को हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, पेपर में हमें ही बता दे, खुद तो मरोगे, हमें भी लेके मरोगे। घूमर इज अ ट्रेडिशनल एज वेल एज एन एंथुसियास्टिक फोक डांस ऑफ डैश। घूमर, हे प्रभु इतने आसान सवाल काहे पूछे जाते हैं। राजस्थान का फोक डांस है। ये कौन सा स्टेट का है, राजस्थान का फोक डांस। यहाँ पे कौन कौन से मिलेंगे, देख लो, यहाँ पे आपको चरी डांस मिलता है, एक तो चरी डांस मिलेगा, भोवाई डांस मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। और बताओ, कच्ची घोड़ी डांस फॉर्म है, कच्ची घोड़ी डांस फॉर्म ये आपको यहीं पे मिलता है। एंड कठपुतली तो सबको पता ही है, ये तो तुम आंख बंद करके आंसर कर सकते हो। तो ये सारे के सारे, एक सबसे इंपॉर्टेंट है कालबेलिया डांस फॉर्म। ये सारे के सारे जो डांस फॉर्म है ये कौन सा स्टेट के हैं, राजस्थान के। कहाँ के, राजस्थान के हैं। ओके, देखो भाई एक चीज बता दूं मैं, अगर आप लोग डेली क्लासेस में नहीं आओगे, डेली क्लासेस में नहीं आओगे तो ये सीरीज बंद कर दी जाएंगी। क्लास में ही तुम्हारे लिए तो सीरीज स्टार्ट करी, तुम्हें क्लास में आते नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर सीरीज। अगर आप लोग चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे तो डेली क्लास में आना है, और अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओ। कम से कम 100 लोग तो क्लास में हो, तब तो मेहनत करने का भी हमें भी तो एक मोटिवेशन चाहिए ना, कि हाँ भाई इतने बच्चे क्लास में आते हैं। अब तुम क्लास में क्यों नहीं आते उसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो आ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, ये भगवान भी जान देगी, आगे तो वही जाएंगे। ओके, चलो, हाँ, सीएम भजन लाल शर्मा है राजस्थान के। द सेकेंड 5-year प्लान दैट कॉल्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज कॉमनली रेफर्ड टू एज द डैश। यानी कि जो सेकेंड 5-year प्लान था, जिसमें समाजवादी समाज की स्थापना का आह्वान किया गया था, को सामान्यतः क्या कहते हैं। सेकेंड 5-year प्लान को क्या कहते हैं, ये कब आता है, 1956 में आता है, और ये कब तक चलेगा, 1962 तक चलेगा, या 61 तक चलेगा, सॉरी 5 साल हो गए ना। अच्छा, तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं, महाल नोबिस प्लान के नाम से जानते हैं। इसे को महाल नोबिस प्लान के नाम से जानते हैं। हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर बेस्ड ये कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट 5-year प्लान है, जो कि 1951 में आता है और 1956 तक चलेगा। आरआरबी में करंट अफेयर्स 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 5 है और मिनिमम तो 3 या 4 हो सकते हैं। ठीक है, 3 या 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक आएंगे आपके। ढोकला जो है वो, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद हम लोगों ने ये लास्ट उसमें भी पढ़ा था कि ढोकला क्या है, एक डिश है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। ये बेसन से बनाई जाती है, और ये कौन से स्टेट की फेमस है, ये मिलती तो हर एक जगह पे, आपको गुड़गांव में भी मिल जाएगी, आप चाहे हीरा स्वीट्स चले जाओ, हल्दीराम चले जाओ, ठीक है, बीकानेर वाला चले जाओ, सब पे मिलेगा आपको। बट ये जो फेमस है ना, वो कौन से स्टेट की फेमस है, गुजराती डिश है, ओडिशा की, कर्नाटका की, या महाराष्ट्र की। तो ये है गुजराती। यहीं का होता है खाखरा फाफड़ा, है ना, फाफड़ा जलेबी जेठालाल की फेवरेट, वो भी कहाँ का है, गुजराती डिश है। चलिए आगे चलते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व बताना है कि कहाँ पे है। कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव हो गया, जिसको रिसेंटली टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व हो गया। और बताओ कौन सा है यहाँ पे, एमपी के अंदर। एमपी के अंदर आपको सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा यहाँ पे पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हो गया, सतपुड़ा वन विहार हो गया, सतपुड़ा वन विहार। ये सारे के सारे जो टाइगर रिजर्व है वो आपको यहीं पर तो देखने को मिलते हैं। कौन सा स्टेट में, एमपी के अंदर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कुनो नेशनल पार्क, जहां पे रखा गया है किसको, चीता को।
कहाँ पे? चीता को। अच्छा, ये जो पेंच है ना, ये महाराष्ट्र और एमपी दोनों में मिलेगा। इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है और कुछ हिस्सा इसका एमपी के अंदर भी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल ही में किसकी डेथ हुई है? वत्सला की डेथ हुई है, जो कि ओल्डेस्ट एलिफेंट थी। ये फीमेल एलिफेंट थी, इसका नाम वत्सला था, 100 साल की थी और इसकी हाल ही में डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ? पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे हल्का जो मटेरियल है ये कौन सा है? सबसे हल्का मटेरियल बताना है आपको, ये कौन सा है? एरोग्राफिन, एरोग्रेफाइट, डायमंड या फिर कार्बाइन? क्या लगता है जो सबसे हल्का है? जो सबसे हल्का है, जिसका वेट सबसे कम है, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका वेट सबसे कम है? मुखिया के फादर कौन है? अभी पता करके बताते हैं तुम्हें, और तुम्हें वहीं भेजेंगे फिर, ठीक है? तुम्हारा बुलावा तुरंत आ जाएगा, फिर वहीं से पेपर देना तुम, अगर बचोगे तो। बढ़ाया मुखी के फादर बताओ इनको कौन है? पूरा का पूरा ध्यान बस आलतू फालतू चीजों में रहता है? ऑप्शन बी, बी बी बी, सबका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, एरोग्राफाइट आप कहना चाह रहे हैं। बट अगर मैं कहूं कि सबका आंसर गलत है तो क्या कहोगे तुम? बी नहीं होगा इसका आंसर, एरोग्राफिन होगा। क्या होगा? एरोग्राफिन। ये सबसे लाइटेस्ट होता है। ये क्या होता है? सबसे लाइटेस्ट आपको देखने को मिलता है ऑन द अर्थ, ठीक है? नेक्स्ट, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज डैश? राज्यसभा के अंदर जो एक तो होता है मैक्सिमम मेंबर्स, बस हंसते हंसते फट मत जाना। अब तुम मैक्सिमम मेंबर्स की बात करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? कितने हैं भाई? मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं? 250 है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर इतने नहीं है। प्रेजेंट टाइम पर कितने हैं? 245। अब ये जो 245 होते हैं ना, इनमें से भी क्या है? अलग अलग 12 जो होते हैं ये तो क्या है? नॉमिनेटेड है। और बाकी कितने बच गए? ओहो, 238 बच गए। अच्छे से लिख देती हूँ, बाकी कितने बच गए? 238। 12 हो गए ना पूरे, 30, 40, 50, ठीक है? ये टोटल मेंबर्स हो गए। बाकी सारे क्या है? नॉमिनेटेड, जो प्रेसिडेंट करते हैं नॉमिनेट। तो ये आपको इतने टोटल मेंबर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट पूछा था तो 245 आंसर करेंगे, है ना? 250 तो नहीं कर रहा है कोई। अभिषेक करेक्ट है। और लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स तो कितने हैं? 550 है। 552 मत करके चले आना, 2 एंग्लो इंडियंस हट चुकी हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर 543 हैं। बट इस बार जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, 18th लोकसभा इलेक्शंस जो कंडक्ट किए गए थे वो 544 सीटों पे कंडक्ट किए गए थे। 544 सीटों पे कंडक्ट किए गए। एक सीट एक्स्ट्रा कहां पर? मणिपुर के अंदर 2 बूथ लगाए गए थे ना, बस वो जो डिस्प्यूट चल रहा था ट्राइब्स के बीच में उसके चलते। अदरवाइज सीटें जो है वो इतनी है। Which of the following is not a biodegradable waste? इनमें से कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है? यानी कि वो पोल्यूशन फैलाएगा। वो क्या फैलाएगा? बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो मिट्टी के अंदर समाहित नहीं होता है, मिट्टी के ऊपर ही रहेगा और वो कभी गलता नहीं है, हमेशा ही एनवायरनमेंट में हमेशा ही वो प्रेजेंट रहता है और वो क्या करेगा? पोल्यूशन फैलाता है। यानी कि तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है बताना है आपको जो बायोडिग्रेड नहीं होती है? पॉलिथीन, प्लास्टिक की कोई भी चीज होगी वो बायोडिग्रेड नहीं होगी। सड़ता हुआ फल वो मिट्टी में मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद में। सूखी पत्तियां जो है इन्हीं से तो ऑर्गेनिक मिट्टी बनती है। वेजिटेबल पील, ये सब क्या है? ये सब तो मिट्टी को ऑर्गेनिक बनाते हैं। बट जो प्लास्टिक है वो मिट्टी को क्या करता है? पॉल्यूटेड करता है, क्योंकि ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बाकी तीनों आप देखोगे वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है? नेक्स्ट, Who prepared the first effective vaccine against polio? पोलियो की जो फर्स्ट वैक्सीन आती है उसका नाम भी बताइएगा, क्या है? पोलियो। ये कैसी डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज है, किससे होती है? वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से होगी? वायरस की वजह से। क्या इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है? यस। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। अगर पूछा जाए हाल ही में कौन सी कंट्री है जो पोलियो फ्री हो चुकी है, तो कौन सी कंट्री है? रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था, WHO ने अनाउंस किया। ओके, सो मोस्ट स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है लुईस पास्चर ने। हाँ,
OPV2 करेक्ट है। इसका जो वैक्सीन हो जाएगा, इसके अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कौन सा है, OPV2, ये इसका क्या है, वैक्सीन है। तो सवाल में पूछा है कि इसकी खोज किसने करी थी, पहला जो टीका है वो किसने तैयार किया था, इंडोनेशिया। हाँ, पोलियो फ्री हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई जिसने यहाँ पे आंसर किया है जुन्नास साल्क इज द करेक्ट आंसर। तुम सारे के सारे गलत कैसे कर सकते हो भाई, कैसे सबके सब गलत हो सकते हो। लुईस पास्चर ने कौन सी वैक्सीन की खोज की थी, खी करना बंद करो। लुईस पास्चर ने कोई पोलियो की खोज थोड़ी ना की थी, मतलब पोलियो का टीका थोड़ी बनाया था, इन्होंने तो रेबीज का बनाया था। भगवान है कहाँ रे तू। चलो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कौन से सिटी के अंदर आपको मिलता है, सबको पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में मिलेगा। IGI आपको जो एयरपोर्ट है ये माना जाता है पूरे इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, सबसे बिजी आपको यहीं पर मिलता है। फर्स्ट प्लास्टिक फ्री, जो पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री आएगा, ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री वाला जो एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अच्छा, और क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट, बस और क्या है, ये सबसे बिजिएस्ट है और यहीं पर क्या है, प्लास्टिक फ्री, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो चुका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका इंदिरा गांधी वाला। दिल्ली के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। बीरबल किस मुगल एम्परर के कोर्ट में एक मेंबर था, किसके उसमें मेंबर था, बताओ भाई। हाँ, बीरबल के बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, तुम भी तो बच्चे ही हो, हमने कब बोला। गुड मॉर्निंग ऑफिशियल दिलीप भाई, गुड मॉर्निंग। बताइए आंसर बताइए, बीरबल जो है वो किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। तो आंसर क्या होगा, अकबर के दरबार में। इनके बारे में 10,000 करोड़ बार बता चुकी हूं मैं आपको, आई डोंट थिंक सो दोबारा से इसको रिपीट करना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड अर्थ डे भी मैं आपको बता चुकी हूं, मैंने बताया था वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे साथ में याद रखना, और एक और था कौन सा, बायोडाइवर्सिटी डे। ये तीनों ही आपको क्या है साथ में याद रखने हैं। वर्ल्ड अर्थ डे तो कब आएगा, वर्ल्ड वाटर डे तो आएगा 22 मार्च को, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को, एंड वर्ल्ड अर्थ डे आता है 22 अप्रैल को। तो मार्च अप्रैल मई तीनों एक साथ आएंगे, 22 को आएंगे तीनों के तीनों। आपसे अर्थ डे पूछा है तो 22 अप्रैल हो जाएगा करेक्ट आंसर, बस। ओके, अर्थ समिट बताओ मुझे कब हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ समिट जो है ये कौन से साल में होती है, 1992 के अंदर अर्थ समिट का आयोजन किया गया। कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ये जगह ब्राजील के अंदर है। अच्छा, तो इसी में क्या निकल कर आया, एजेंडा 21। आपसे ये भी पूछा जाता है एजेंडा 21 जो है वो किसका पार्ट है, एजेंडा 21 किसका पार्ट है, ठीक है। चलो, 75 लाइव वॉचिंग है, कम से कम 100 लेके जाओ इसको, एटलीस्ट 100 लेके जाओ इसको, ठीक है, कम से कम। हाँ, इतना तो आप लोगों को शेयर करना ही चाहिए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर फेमस जो खजुराहो टेम्पल है इनको डेवलप किया था। तो डायनेस्टी पूछी है, डायनेस्टी कौन सी हो जाएगी। सॉरी ओके, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी कुछ बच्चे आंसर करें। देखो भाई कैसे कर सकते हो आप इतनी बड़ी गलती। क्या पूछा है, खजुराहो टेम्पल जो है ये कहां पर आपको मिलेंगे, खजुराहो टेम्पल जो है ये आपको मिलते हैं खजुराहो के अंदर, खजुराहो यानी कि MP के अंदर आपको खजुराहो टेम्पल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ही खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो यहाँ का सबसे फेमस है। ओके, तो कौन से राजवंश थे उस टाइम पर, चंदेला डायनेस्टी। डायनेस्टी कौन सी हो जाएगी, चंदेला डायनेस्टी जिसने बनाया। क्या ये यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है, जी हाँ, ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है, ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ प्रशांत, अब ठीक है, विकास का भी आंसर अब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक डांस फॉर्म है, ओके, इनमें से कौन सा है जो कि एक डांस फॉर्म है। कथक की बात करें तो ये कैसा डांस है, ये क्लासिकल डांस फॉर्म है,
कथकली ये भी क्लासिकल डांस है। और बताओ ओडिसी, ओडिसी भी क्लासिकल डांस है। और मणिपुरी जो है ये भी क्लासिकल डांस फॉर्म। कथकली कहाँ पे आएगा आपका, केरला के अंदर आएगा। ओडिसी ओडिशा में आएगा। मणिपुरी मणिपुर में आएगा। और कथक जो है वो यूपी में आएगा। तो क्या पूछा है, अच्छा डांस ड्रामा भी है इनमें से, तो ये कथकली है, इसमें डांस ड्रामा भी होता है। ओके, कथकली जो है इसके अंदर आप देखोगे डांस ड्रामा भी देखने को मिलता है। और कथकली भी क्या है, हमारा एक क्लासिकल डांस फॉर्म। इसको परफॉर्म किया जाता है केरला के अंदर। ओके, कहाँ पे, केरला में इसको परफॉर्म किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ पासपोर्ट्स टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री है जो सिटीजन्स को पासपोर्ट जारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो उसके लिए काम करती है? कि मैम हम तो बस इतना जानते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस जाके और वहीं पर हमें फॉर्म वॉर्म भरना है और वो लोग खुद ही हमें इशू कर देते हैं। और वो भी तब पता चलेगा हमें जब हम पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, और वो तब होगा जब हमारा सिलेक्शन होगा, और वो तब होगा जब हम पढ़ेंगे। और अभी हम बस वही कर रहे हैं तो हमें उतना ही पता है ना? ओके है, लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन भी वेरी नाइस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? एस जयशंकर जी के पास में। एस जयशंकर इनके पास में है ये मिनिस्ट्री। और यही मिनिस्ट्री क्या करती है, जारी करती है पासपोर्ट वगैरह। हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है, पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोटीन खाता है, जिम जाता है। इसका मतलब ये है कि उसे कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है। तो हमारा आप देखोगे 58 कंट्रीज में वीजा फ्री आप जा सकते हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में? 85 नंबर पे है। नंबर 1 पे किसका पासपोर्ट है? सिंगापुर का है। सिंगापुर 95 से भी ज्यादा कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, कौन सा बताना है इनमें से करेक्ट है? स्टेटमेंट्स है, पढ़ के आंसर करो। आज जो तुम्हारा बन गया मनीष कुमार पासपोर्ट, वाओ, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तो बस सिलेक्शन के बाद सीधा तुम फ्लाइट में बैठ के घूमने जाना। हाँ, वीजा फ्री एंट्री 58 कंट्रीज में है। ओके, तो ऑप्शंस देखो। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सच है? इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या लगता है आपको, कौन सा करेक्ट है? कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मिक्सचर है ना। ऐसा नहीं कि सारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है या फिर कनाडा से लिया, कुछ चीजें यहाँ से लिया, जैसे कि सिटीजनशिप हमने यहाँ से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप। फेडरल सिस्टम है जो कनाडा से लिया है। हमारा 70% 75% से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्ट 1935 से लिया है। और उसके बाद में इसको भी क्या कर दिया, आर्टिकल 395 के अंदर आप देखोगे तो इसको एक्ट को भी हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो ये क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों को ले करके और फिर बनाया गया। कुछ चीजें साउथ अफ्रीका से ली है, कुछ चीजें जर्मनी से ली है, कुछ चीजें यूएसए से ली गई है, तो कुछ चीजें कनाडा से, ब्रिटेन से, हमने कुछ कंट्री से ली हुई है। आयरलैंड से भी लिया हुआ, जैसे कि डीपीएसपी हो गया। ओके, चलो। बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल, ये जो शब्द है वो कौन से स्पोर्ट्स फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ है? बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल, इन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? अच्छा, नोट पूछा, एक सेकेंड, क्या पूछा है, कौन सा कथन? हाँ, सही पूछा है ना, इसमें तुमने नोट कहां से देख लिया? इसीलिए कहा जाता है एग्जाम टाइम पे अपने चक्षु खोल के रखना, नहीं तो बाद में जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें होगी ना बाहर आके, अरे यार क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, इसी चक्कर में नंबर कट जाएगा। चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्विमिंग होता है, स्विमिंग में बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। बटरफ्लाई मतलब एकदम से जब आप ऐसा एक मूवमेंट होता है बॉडी का जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा स्पीड से पहुंचते हैं। और फ्री स्टाइल शब्द, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो किसमें इस्तेमाल होती हैं? स्विमिंग में इस्तेमाल होती हैं। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो आप, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि स्पोर्ट्स फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ या तो कोई टर्म या फिर किसी प्लेयर का नाम पूछा गया है। कौन सा अग्नि को सही ढंग से वर्णित करता है? अग्नि ये क्या है, मतलब अगर हम अग्नि की बात करें तो ये क्या एक वर्सेटाइल टैंक है हमारा, लॉन्ग रेंज गन है,
अ फाइटर प्लेन है, या अ लॉन्ग रेंज मिसाइल है? आपको क्या लगता है कि अग्नि जो है वो क्या है एक्चुअली? तो ये एक्चुअल में क्या है, एक अ लॉन्ग रेंज मिसाइल है। क्या है? अ लॉन्ग रेंज मिसाइल। अग्नि की टोटल 6 सीरीज आपको देखने को मिलती हैं। अग्नि फर्स्ट से स्टार्ट होता है और अग्नि 6 जो है आपका, अग्नि 6 जो है ये क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल है। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब हो गया कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वॉर कर सकती है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर हो गई। और एक है अग्नि प्राइम, ये अलग है। अग्नि प्राइम जो है इसकी रेंज आपको 2000 किलोमीटर देखने को मिलता है। इसको हाल ही में क्या है, ट्रेन से लॉन्च कर टेस्ट किया गया है कि ट्रेन से भी हम मिसाइल लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये वाला जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इंडिया ने टेस्ट किया है और इंडिया चौथा देश बन गया है ऐसा। चलते चलते जहां मन किया वहां पे ट्रेन को रोका और वहीं से मिसाइल लॉन्च कर दी। ठीक है, चाहे किसी के सर पे लॉन्च करनी हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो क्या करेंगे, उधर की डायरेक्शन में हम ट्रेन लेके जाएंगे, वहां पे ट्रेन को रोकेंगे और कहानी खत्म। ठीक है, चलो अब देखो उसके बाद, हु डिस्कवर्ड द फैक्ट दैट सनलाइट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स? आपसे पूछा है कि कौन सा ये तथ्य है, इस फैक्ट की खोज किसने की थी कि ये बताता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, रेनबो, उसमें 7 कलर्स होते हैं। रेनबो देखा होगा आप लोगों ने, 7 कलर्स होते हैं। तो जनरली बारिश के टाइम पर ये आपको देखने को मिलता है। तो ये जो 7 कलर्स होते हैं, इसका जो इसकी जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एक तो तुम लोग ना दोस्त बहुत अच्छे हो आपस में ना, इतनी अच्छी तुम्हारी दोस्ती कि एक ने जो आंसर कर दिया सब एक लाइन से वही आंसर करते हैं। और मुझे ये इसलिए पता चल जाता है क्योंकि वो गलत आंसर होता है, फिर मेरे को यकीन नहीं होता कि सब लोग तो गलत नहीं हो सकते, पक्का ये चीटिंग कर रहे हैं। सुधर जाओ तुम लोग। ये जो खोज है वो किसने की? न्यूटन ने की थी। किसने की थी खोज? ये डिस्कवरी न्यूटन की डिस्कवरी है, जो ये बताती है कि जो सनरेज होती हैं, जो सनलाइट होती है, वो क्या है, 7 कलर्स होते हैं उसमें। कितने होते हैं? 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, आगरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर डैश। आगरा किस नदी के किनारे पे है? जल्दी बताओ, जिसको नहीं पता दीपमणि सर से पूछ के आओ, सर यहीं से है। ठीक है, बताओ फटाफट से। आगरा किस नदी के किनारे पे स्थित है? अगर किसी ने गलत किया उसकी खैर नहीं आज। बताओ। अच्छा जी, यमुना नदी के किनारे पर। ओके, तो सब लोगों का जो आंसर आ रहा है दैट इज यमुना। वैसे तो ऑप्शंस का देखकर भी आप आंसर कर सकते हो। ये जो तीनों ही नदियां हैं ये उस तरफ तो जाती नहीं, सिर्फ और सिर्फ यमुना है जहां पर आगरा मतलब इसी नदी के किनारे पर आपको देखने को मिलता है। ये किसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है? तो ये है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा नदी की। हाँ, दिल्ली में भी आपको यही मिलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी कौन से खेल के साथ में जुड़ा हुआ है? सबको पता है, ये टेनिस नहीं क्रिकेट के साथ में जुड़ा है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। आपकी जो रणजी ट्रॉफी है वो भी क्रिकेट में खेली जाती है। और बताओ, मुश्ताक अहमद अली ट्रॉफी। ठीक है, मुश्ताक अहमद अली जो ट्रॉफी है वो भी इसी में खेली जाती है। और कौन सा बच गया? क्रिकेट से जुड़ी दिलीप ट्रॉफी। एक और कौन सी हो जाएगी? दिलीप ट्रॉफी। ये सारी ट्रॉफीज जो है वो किस में आएंगी? आपकी क्रिकेट में खेली जाती है। ये सब डोमेस्टिक ट्रॉफी है, तो इनका जो आयोजन है वो कौन करवाएगा? बीसीसीआई। हाल ही में इसके जो सचिव हैं वो किसको अपॉइंट किया गया है? देवाजीत साइकिया। देवाजीत साइकिया को हाल ही में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर आपसे हेड पूछा जाए तो सबको पता है हेड कौन बन चुकी है? हाँ जी, मोहम्मद मोहसिन बन चुकी हैं इसके हेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो? भरतनाट्यम तमिलनाडु और कथक का बताना है किसके साथ में? रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी ऐसे ही बनता है, पेड़ बनाना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, तो कथकली बताओ ये कौन सा स्टेट का डांस फॉर्म है? सबको पता है, उत्तर प्रदेश, इसमें कोई शक नहीं है ना, इसमें कोई शक नहीं है। अनडाउटली इसका आंसर क्या होगा? यूपी होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, स्पेसएक्स द प्राइवेट स्पेस कंपनी इज फाउंडेड बाय डैश। मतलब ये जिसका भी पेपर था उसके तो लॉटरी निकल गई होगी।
है ना, जिसका भी ये पेपर था, कितना इजी पेपर आया। ओके, अगर हम स्पेसएक्स की बात करें, इसकी जो स्थापना है ये 2002 में होती है। ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है, जो कि $500 बिलियन को क्रॉस करने वाला ये पहला बिलियनर बना है। कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2033 तक ये कौन से लिस्ट में शामिल होने जा रहा है? ट्रिलियनेयर। ये फर्स्ट बनेगा पूरे वर्ल्ड का जो कि क्या होगा? ट्रिलियनेयर होगा। एलन मस्क। टेस्ला भी इसी की कंपनी है, स्पेस एक्सिस का है, और एक्स प्लेटफॉर्म जो ट्विटर का नाम चेंज करके भी इसने क्या रखा है? एक्स रखा है, क्योंकि एक्स को ये बहुत याद करते हैं, एक्स को बड़ा मिस करते हैं, इसीलिए हर चीज का नाम एक्स रखते हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। कब इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर इसका कहां पर मिलेगा? यूएसए के अंदर मिलेगा। यही इसका रॉकेट कौन सा है? इसके रॉकेट का नाम फॉल्कन 9। ये रॉकेट है जिससे क्या है? सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, मैं टेस्ला कब ले रही हूं? मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। चलो, कौन सा देश विश्व में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्रोवाइड करता है? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे डेटा सबसे सस्ता मिलता है आपको? हाँ, मैडम से मजाक, बेटा देख लेंगे तुमको। अच्छा, सॉरी सॉरी, मिथुन बन चुके हैं। हाँ, उसको करेक्ट कर ले, 1000 बार तो बताया यार वैसे भी तुम्हें। हाँ, मिथुन मनहास, बीसीसीआई का मैंने गलत बता दिया था, लिख लेना। बीसीसीआई में कौन है? मिथुन मनहास है। हाँ, वो दिमाग में पुराने वाला चल रहा था। और सेक्रेटरी मैंने बताया आपको देवाजीत है। सेक्रेटरी कौन है? देवाजीत साइकिया। इसको करेक्ट कर लीजिएगा भाई। चलो, मतलब तुम जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो क्लास में। सो कौन सा है विश्व का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्रोवाइड करता है? इंडिया। आपको यहीं पर मिलेगा सबसे सस्ता। ठीक है, सबसे सस्ता कहां पर मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही सबसे सस्ता डेटा आपको मिलता है। इसमें भी जैसे कि रिलायंस का हो गया, जैसे कि एयरटेल हो गया, तो ये काफी सस्ते सस्ते जो है, इनका पूरा मंथली जो पैकेज है वो यहाँ पे काफी सस्ता है। आप एयरटेल का लो या फिर रिलायंस का लो, लगभग लगभग सेम ही है। Why the stars are not visible in the day time? तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हाँ भाई, ये बचपन में ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे रेलवे ने, जो बचपन में ना हम अपने पापा मम्मी से क्वेश्चन पूछते थे, मम्मी मम्मी बताओ ना, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, वो रात में क्यों दिखाई देते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए खैर देखते हैं कौन इसका सही और सबसे पहले आंसर करता है। हाँ, मिसयूज भी इंडिया में ही होता है। करेक्ट करेक्ट, ट्रू। बहुत मिसयूज भी होता है डेटा का। जो इंटरनेट कनेक्शन है हर एक जगह पे मिलेगा आज के टाइम पर आपको। सो बेसिकली क्या बोला जा रहा है इसमें कि तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई दे? स्टार्स मूव फार अवे इन डे टाइम, क्योंकि वो बहुत दूर चले जाते हैं। आप कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। इनके जो ऑप्शंस दिए हैं दैट इज वेरी फनी। स्टार्स डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट ड्यूरिंग डे टाइम। तारे दिन के दौरान अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। या फिर स्टार्स आर हिडन इन डे टाइम बाय द शैडो ऑफ मून, क्योंकि या फिर ये चंद्रमा के पीछे छुप जाते। अच्छा, सारे छुप जाएंगे क्या? तेज धूप के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या लगता है आपको, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? राहुल कुमार कह रहे हैं डी होगा, निमा का आंसर डी है, मनीष का भी आंसर डी, एंड मोस्ट स्टूडेंट्स डी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, अर्थ के जो सबसे नजदीक तारा वो सन है। सबसे नजदीक नियरेस्ट क्या है? नियरेस्ट टू दी अर्थ। नियरेस्ट टू दी अर्थ क्या है? सन है। तो इसी वजह से क्या, सन की जो रोशनी है वो इतनी ज्यादा होती है कि स्टार्स की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन रात के समय में क्या होता है, सन की जो रोशनी है ना वो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में चली जाती है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? रोटेट करती है। जब पृथ्वी रोटेट करती है, सन की किरणें इस तरफ पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, स्टार्स हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इस तरफ नहीं पड़ रही है, इस हिस्से में क्या है, अभी रात है, सूर्य किरणें यहाँ नहीं पड़ रही, तो इधर की साइड में जो स्टार्स है ना वो हमें दिखाई देते हैं। समझ में आया? स्टार किसे कहते हैं? इट हैज इट्स ऑन हीट एंड लाइट। जिसके पास में खुद का हीट और खुद की लाइट होती है उसको हम स्टार कहते हैं। ये सबको पता है? चलो, तुम्हारा नाम नहीं लेती हूँ। कौन? लीलाधर। कितनी बार तो लिया है तुम्हारा नाम। सोन नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से देखने को मिलता है? कहाँ से निकलती है सोन नदी, और ये कहाँ पे बहती है? मेनली बिहार के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन और बताओ कौन सा स्टेट है?
और बताओ कौन सा स्टेट है जहां पर ये नदी बहती है। सबसे पहले मुझे बताओ कि सोन नदी निकलती कहां से है, कौन से स्टेट से निकलती है। विकास कह रहे ऑप्शन डी होगा। और ये जो तुम ये भेजते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, इसका क्या मतलब होता है भाई, है ये क्या भेजते हो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में, हाथ बना के गुलाबी। चलो सी 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 मौसे स्टूडेंट सी इसका आंसर कर रहे हैं। तो बेसिकली कहां से निकलती है ये, त्रिकुट हिल से निकलती है। हे भगवान मुझे सब्र दो। किसने पढ़ाया तुमको, मैंने तो नहीं पढ़ाया, मेरा नाम मत ले देना, ठीक है। अमरकंटक हिल से निकलती है। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो एमपी, तो यानी कि बिहार में भी बहती है और ये एमपी के अंदर भी बहती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां है, किसकी, अमरकंटक की जो पहाड़ियां है वहां से निकलती है। क्या और भी किसी स्टेट में बहती है, बिहार में, एमपी में, एक और स्टेट है झारखंड, यहां से होते हुए ये नदी बहती है। इज दैट ओके? अच्छा, तो बिहार के पटना में जाकर के ये क्या है, गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पर, बिहार के अंदर जो पटना शहर है ना, गंगा नदी के किनारे, यहाँ पे जो गंगा नदी बहती है बस उसी में जाकर के ये नदी मिल जाती है। ओके, अमरकंटक से और कौन सी नदी निकलती, एक और बताओ, नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो भी यहीं से निकलती है। रिवर ऑरिजिन का टॉपिक पढ़ाया था मैंने, लेकिन क्या फायदा, रिविजन तो करते नहीं है। चलो, निम्न में से 2019 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था, इनका नाम पूछा जा रहा है, इनका नाम क्या था। बताओ। 2019 के अंदर पद्म भूषण जो है, जो कि थर्ड हाईएस्ट ऑनर होता है, इंडिया का क्या है, थर्ड हाईएस्ट ऑनर है। ओके, तो ये दिया जाता है, इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे दिया गया। दर्शन लाल जैन को मिलता है। किसको मिलता है, दर्शन लाल जैन को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट, हॉकी वर्ल्ड कप सबसे अधिक बार किसने जीता है। अगर हम बात करें हॉकी वर्ल्ड कप की, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप की, तो मैक्सिमम टाइम जो इसका विनर रहा है वो कौन सी कंट्री रहा है, ये आपको बताना है। यहां पर फटाफट से आंसर करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप को मैक्सिमम टाइम्स कौन सी कंट्री ने जीता और इंडिया ने कितनी बार जीता है इसे, इंडिया का भी बताना है, ठीक है। चलो आंसर करो फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। चलो, और कोई, पाकिस्तान नहीं है, पक्की बात है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान ने जीता होगा, बिल्कुल भरोसा नहीं इस बात पे। अगर मैं कहूं कि इसको पाकिस्तान ने जीता है तो क्या कहोगे तुम। प्रतीक कह रहे 4 बार जीता है मैंने पाकिस्तान। 6 बार किसने जीत लिया भाई, है 6 बार किसने जीत लिया, पाकिस्तान ने जीता है इसको मैक्सिमम टाइम्स। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने इसे कब कब जीता है, तो ईयर भी लिख सकते हैं आप। पहले तो 1971 में जीता, फिर 1978 में जीता, और उसके बाद 1982 में जीता और 1994 में जीता। इंडिया ने कितनी बार जीता है उसको, इंडिया ने सिर्फ एक ही बार जीता है, 1975 में, ओनली 1 टाइम। तो मैक्सिमम टाइम्स इसका जो विनर है वो पाकिस्तान है। बट अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स में हॉकी की बात करें, तो इसके अंदर हमने कितनी बार जीता है, 8 बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है। सिर्फ गोल्ड मेडल इसको 8 बार जीता है हमने, जो कि सबसे पहले 1928 में जीता, फिर 1932 में, और फिर जीता 36 में, एंड फिर 1948 में जीता, 1952 में जीता और 1956 में जीता। लगातार 6 बार जीता है और 2 बार और जीता, लास्ट हमने 1980 में इसको जीता। उसके बाद से लेकर अभी तक हमारे पास में गोल्ड मेडल तो नहीं आए हैं, बट सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच बॉल गेम इज ऑल्सो कॉल्ड पिंग पोंग। किस गेंद के खेल को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। पिंग पोंग किसको कहते हैं, हाँ जी, आपसे पूछा जा रहा है कि पिंग पोंग किसे कहा जाता है। ओके, पिंग पोंग कहा जाता है टेबल टेनिस को। उपमा गुप्ता ने सही आंसर किया, बहुत अच्छा। तो क्या होगा, टेबल टेनिस होगा करेक्ट आंसर। पिंग पोंग को टेबल टेनिस के नाम से भी हम जानते हैं।
ठीक है। डैश अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1961 बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो 1961 में दिया गया? और ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है स्पोर्ट्स के फील्ड में। इसकी शुरुआत ही 1961 से होती है। कब से स्टार्ट होता है? 1961 से स्टार्ट होता है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा अवार्ड है, इसका नाम क्या है, कौन सा ये पुरस्कार है जो 1961 से स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया गया, और ये फर्स्ट टाइम कौन से खिलाड़ी को दिया गया था? जल्दी बताओ फटाफट से। पहली बार फर्स्ट एडिशन में कितने खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ओके, ऑप्शन डी होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑप्शन डी होगा। चलो, वैसे तो देखो काफी सारे लोगों को दिया गया था, बट जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि पहले फुटबॉलर बताइए, पहले फुटबॉलर बताइए कि किसको दिया गया था 1961 में, तो किसको दिया गया? पीके बनर्जी। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। एक तो किसको मिलता है? पीके बनर्जी को मिलता है। बादल, ऐसा क्या लिखा है तुमने कमेंट में जो अलग से बता रहे हो कि मैम प्लीज पढ़ लो? जैसे तो पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होगी इसने कि अगर छूट गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है ये कौन सी सिटी में है? इंडिया का जो लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस है ये कौन सी सिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है? बताइए कौन सी सिटी में सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है? सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस। हाँ, सलीम दुरानी को मिला है क्रिकेट के फील्ड में 1961 में ही, बिल्कुल करेक्ट है। मुंबई के अंदर, वेरी नाइस। कहां पे होगा? मुंबई के अंदर। तो सबसे बड़ा जो हमारा पोस्ट ऑफिस है ये कौन सी सिटी के अंदर है? तो ये आपको मिलता है मुंबई के अंदर। इज दैट ओके? बस इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो एसएससी जेई के करने वाले हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे एसएससी जेई के ऊपर बेस्ड। रेडी सब लोग? अभी थोड़ी ही देर में मैं पोल स्टार्ट कर दूंगी, उससे पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। बस 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद से पोल स्टार्ट कर दूंगी फॉर डेफिनेटली। Who among the following members participate in the election of the Vice President of India? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य है जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। जब वाइस प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस होते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 64 में दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर लेजिस्लेटिव मेंबर्स के सारे और यूनियन टेरिटरीज के पार्टिसिपेट करेंगे, या सिर्फ इलेक्टेड करेंगे, या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स करेंगे सिर्फ सभी राज्यों के। बताओ क्या लगता है आपको? वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ओके, तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, अच्छा सब होता है? नहीं, मुझे ऑप्शन बताओ, ए, बी, सी या फिर डी। सबका मतलब तो क्या विधानसभा और यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड भी हो सकता है। आप कहना क्या चाह रहे हो? ऑप्शन बताओ, सी होगा कि बी होगा या ए होगा? प्रीतम का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, और किसी का ए नहीं है, सिर्फ एक प्रीतम का आंसर ही है। देखो भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी भी विधानसभा के मेंबर्स या विधान परिषद के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में ये क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा के, और राज्यसभा के ही मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स भी करेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी करेंगे, बट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे ना, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिकल 64 में दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 63 में इनकी पोस्ट दी गई है, और यही क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे इन आर्टिकल 64। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य के बीच पहले चरण में हरित क्रांति की सफलता का अनुभव नहीं किया था? मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट नहीं किया गया? ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है ये कब स्टार्ट होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है 1966 में स्टार्ट होता है। आप सभी जानते हैं कि किसने स्टार्ट किया, जिसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं हम, एम एस स्वामीनाथन।
MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है, अभी कब मिला है, 2024 में मिला है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरी चीज कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी टाइम पर क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स, ये भी लागू किया गया, बट इसके अंदर नहीं किया था, टाइम पीरियड बस सेम है, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर इसको लागू नहीं किया, 60 से 70 के दशक में आसाम के अंदर। कहां पे इसको लागू नहीं किया गया था, आसाम के अंदर इसको लागू नहीं किया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का निम्न में से किस राजवंश के ये क्या थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है, कुलीन थे। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर हरिहर एंड बुक्का वर द नोबल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, कौन से डायनेस्टी के अंदर नोबल्स यानी कि कुलीन थे, ये एक्चुअली दोनों भाई थे, क्या थे, दोनों भाई। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1336 के अंदर विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना की, किसकी, विजयनगर डायनेस्टी की इन्होंने स्थापना की थी 1336 के अंदर। कहां पे, कर्नाटका में। प्रेजेंट टाइम पर ये कर्नाटका का कौन सा 31st डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है, विजयनगर। यहाँ पे नदी कौन सी है, तुंगभद्रा, इसी नदी का ये लोग पानी इस्तेमाल किया करते थे। तो इससे पहले आप देखोगे वारंगल के काकतीय इस डायनेस्टी से थे, इस डायनेस्टी के थे दोनों भाई। फिर इन्होंने क्या किया, 1336 के अंदर विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना की। इज दैट ओके? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, अगले सवाल का आंसर करो, तब तक हम जरा पानी पी ले। ठीक है, बताइए। सो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। यानी कि 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन हिंदू की थी। इन परसेंटेज टोटल का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो हिंदू था, कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। तो कौन से स्टेट में? कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो भाई, वैसे तो देखा जाए तो मैक्सिमम जो है वो हिंदू की पॉपुलेशन ही है, मतलब सभी राज्यों में मैक्सिमम जो है वो ऑल ओवर भी आप देखोगे तो हिंदू पॉपुलेशन ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बट हिंदू पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में थी? तो ये सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में थी। यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम पर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद है? सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है, लगभग कितनी? 95%, मतलब सबसे ज्यादा थी हिमाचल प्रदेश में। ऑल ओवर भी वैसे तो ऑल ओवर परसेंटेज भी हिंदू पॉपुलेशन मैक्सिमम है, बट ये है कहां पर सबसे ज्यादा, कौन से स्टेट में है? तो हिमाचल के अंदर है। सर्व टू विन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल के फील्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आ गया है 2023 का एसएससी जेईई का क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये कौन से खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है। आप एमपी से हैं तो क्या हुआ? अरे मैंने ये नहीं कहा कि सभी राज्यों में, मैंने ये कहा कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरे भारत में अगर आप देखा जाए तो ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं के पूरे भारत में। अब ये देखा जाए कि कौन से स्टेट में ये मैक्सिमम है, लगभग स्टेट्स में, बट ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स है कुछ कुछ जहाँ पे आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। बट मेरे कहने का मतलब है ऑल ओवर इंडिया में भी मैक्सिमम है, और एक स्टेट कौन सा है जिसमें मैक्सिमम है। चलो अब बताओ, ये जो है ओके, नोवाक जोकोविच। तो आप मुझे बताइए कि नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री के खिलाड़ी हैं? नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री के खिलाड़ी हैं? बताओ भाई फटाफट से, कंट्री कौन सी हो जाएगी इनकी? सेरेना विलियम्स। अच्छा, ऑप्शन सी भी आंसर आ रहे, मैंने तो बता दिया ना आंसर। नोवाक जोकोविच कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम बताया किसी ने? हाँ, सर्बिया। कौन सी कंट्री से हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द नवम प्रहरा फेस्टिवल। आपसे पूछा जा रहा है कि नवम प्रहरा ये जो फेस्टिवल है ये कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए। ये कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है? कंट्री पूछा है, स्टेट नहीं पूछा है आपसे। कंट्री कौन सी हो जाएगी? ओके, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका में एक और फेस्टिवल है जो हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था, कोई मुझे बताएगा? एक और फेस्टिवल है जो श्रीलंका में रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, उसका नाम बता दो फटाफट से, क्या नाम है उसका? तब तक आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors is responsible for moderate to heavy rain in low lying areas and heavy snow to mountainous areas of the Indian subcontinent during winters। आपसे पूछा जा रहा है कि सर्दियों के दौरान भारतीय महाद्वीप के निचले क्षेत्र में मध्यम से भारी वर्षा और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है। भाई सर्दियों में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑब्वियसली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। वेस्ट से जो हवाएं आती है हिमालय पे टकराती हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी इसी की वजह से चलती हैं, और उससे जो बारिश होती है उनमें जो नमी होती है वो छोड़ देती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि सर्दी में बारिश होती है। अदरवाइज बारिश का जो मेन कारण तो क्या होता है? टेम्परेचर। जो गर्म हवाएं होती हैं, हॉट विंड्स होती हैं, ये नमी लेकर ऊपर उठती हैं और ये बारिश करती हैं। बट सर्दियों में तो ठंडी हवाएं होती हैं। ओके तो ये इस वजह से क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सर्दियों में बारिश, बर्फबारी, स्नोफॉल ये सब आपको देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद ऑर्गेनाइजेशन डैश स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ सैल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद जी की संस्था डैश ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया। तो ये कौन सा इनका मिशन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद का ये मिशन कब स्टार्ट होता है। जल्दी से आपको ये भी बताना है कि मिशन स्टार्ट कब से होता है। रामकृष्ण मिशन करेक्ट है, और ईयर कौन सा हो जाएगा? 1897 में स्टार्ट हुआ था। और किसके नाम पे रखा गया इस मिशन का नाम? इनके गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन 1897 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया, स्वामी विवेकानंद ने इसको स्टार्ट किया था। Okay, which treaty led the surrender of nearly half of the territory of Mysore state to the East India Company? यानी कि किस ट्रीटी के कारण मैसूर राज्य का लगभग आधा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया? लगभग आधा क्षेत्र जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है वो ट्रीटी कौन से साइन हुई थी, कौन से ट्रीटी साइन होते? ट्रीटी का नाम बताइएगा, क्या ट्रीटी का नाम था? हाँ भाई कौन सी ट्रीटी? ऑप्शन सी आंसर करे, गलत जवाब है। एक इसका उपमा गुप्ता, ओहो उपमा गुप्ता कह रहे हैं सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी। तो उपमा गुप्ता आप मुझे बताओ कि ये सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी कब साइन हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? ओके चलो बाकी लोगों का आंसर पक्का फाइनल है? तुम लोगों का आंसर ऑप्शन सी होगा, ज्यादातर आंसर सी ही कर रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। देखो भाई जो एक तरफ तो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। मैसूर जो है राज्य का लगभग आधा हिस्सा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। इसके लिए साइन होती सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी। अब ये जो ट्रीटी साइन होती है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो याद रखिएगा जो ट्रीटी है वो कब साइन होती है, 1792 में साइन हुई थी ये ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंदर क्या था, इसमें जो था एक तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इनकी तरफ से कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इनके तरफ से कौन था इसमें, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और दूसरी तरफ कौन थे, हैदराबाद के निजाम। दूसरी तरफ कौन थे, हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, ये जो ट्रीटी है वो साइन होती है। और मैसूर के शासक कौन थे, टीपू सुल्तान। एक और क्या है, टीपू सुल्तान, इनके बीच में हुई थी साइन। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। तो 1792 में साइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अष्टांगिका मार्ग which guides us in eliminating human misery in concern with which religion। आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टांगिका मार्ग जो मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है, ये किस धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अष्टांगिका मार्ग 8 मार्ग हैं, कौन से धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, रिलीजन बताना है, रिलीजन कौन सा है। रिलीजन बताना, रिलीजन कौन सा था। तो रिलीजन कौन सा होगा यहाँ पे, बुद्धिज्म। अच्छा, बादल कह रहे ऑप्शन बी होगा, और दीप श्रीवास्तवा, अजय 21 दिसंबर आया है क्लास में, ओके। चलो, सबका आंसर आ रहा है बुद्धिज्म। और वो नहीं आया आज क्लास में, क्या नाम है, अरे वो जो सबसे ज्यादा मेडल्स जीता है वो क्लास में नहीं आया आज, डिप्लोमा वाला, वो आज कहाँ डिप्लोमा लेने चला गया है। कॉपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार का जो क्लाइमेट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, BSHW से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा सेमी एरिड जो स्टेपी क्लाइमेट होता है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इससे डिनोट करते हैं। सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट जो देखने को मिलता है, अर्ध शुष्क जो मैदानी क्लाइमेट रीजन देखने को मिलता है, इसको हम इससे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। During which census enumeration did the Registrar General of India provide for the first time these codes for enumeration, male 1, female 2 and others 3। ये सब क्या है, मतलब अलग अलग कोड्स दिए गए थे, मेल, फीमेल और अदर्स की कैटेगरी में जो आ गया। तो बेसिकली कौन से वाला सेंसस था जिसके अंदर इन्होंने पहली बार ऐसा किया था कि 3 कोड्स दिए थे उस टाइम पर, सेंसस के टाइम पर, कि जनगणना कैसी होगी कि मेल कितने हैं, फिर देखा जाएगा फीमेल कितने हैं, और फिर अदर्स की कैटेगरी भी रखी गई थी, इनकी 3rd कैटेगरी भी रखी गई थी। ये कौन से सेंसस में पहली बार किया था, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था, बट 2011 का जो सेंसस हुआ इसमें इनको भी इंक्लूड किया गया था, इसलिए क्या होगा, 2011 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद विलायत खान was related to the musical instrument called dash। आपसे पूछा है कि उस्ताद विलायत खान जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। उस्ताद विलायत खान का नाम कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, आंसर बताइए। कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। सितार, उपमा गुप्ता क्या कह रहे हो, सितार होगा, पक्की बात है। चलो ठीक है, सितार सितार सितार, सबका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है, बिल्कुल सही है भाई, इनका नाम जुड़ा है सितार के साथ में, सितार बजाते थे। स्टेपीज घास के मैदान होते हैं, is a dry grassland habitat found on all continents except Australia and Antarctica, in which climate does it mainly occur। मतलब मेनली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि ना तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ना ही अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मेनली पूछा जा रहा है कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मेनली पाए जाते हैं जो टेम्परेट जोन होता है ना, वहां पर पाए जाते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट जहां पर मिलेगा वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेट ये अर्थ है, इसके बीचों बीच 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन के आसपास वाला जो ये एरिया होता है ये होता है ट्रॉपिकल। ये क्या होता है, ट्रॉपिकल। उसके बाद ऊपर आओगे तो ये कौन सा हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया। सब ट्रॉपिकल के ऊपर आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा टेम्परेट जोन, यहाँ पे काफी ठंड रहती है, टेम्परेट में काफी ठंड रहती है। ठीक है, उसके बाद ऊपर की साइड में क्या है, आर्कटिक ओशियन है, और ये पोलर एरिया हो गया। और नीचे क्या मिलेगा, अंटार्कटिका। नीचे क्या मिलेगा, अंटार्कटिका। जो ऊपर होता है नॉर्थ में वही सेम टू सेम क्या है आपका साउथ हेमिस्फेयर में भी मिलता है। यानी कि ट्रॉपिकल के बाद यहाँ पर भी क्या है, ये ट्रॉपिकल, ये हो गया सब ट्रॉपिकल, और ये हो गया टेम्परेट जोन। तो कहाँ पे मिलेगा, जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है वो वहां पर आपको स्टेपीज जो घास के मैदान है वो देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या है, निम्न में से किस डांस में मूल नृत्य संरचना एक घेरे के रूप में होती है जो कि वामाव्रत गति करती है। जहां, एक मिनट इसको इंग्लिश में देखिए, समझ में नहीं आ रहा है। In which of the following dances the basic dance formation is that a circle that moves counter clockwise। मतलब एक सर्कल में लोग घूमते, से डांस नहीं करते हैं हम, घर में कोई भी फंक्शन होता है तो सारी लड़कियां ऐसे
इसे सर्कल बना लेती हैं और सर्कल में डांस करती है। वह डांसेस फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक सर्कल दैट मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, जो कि क्या होता है अपोजिट डायरेक्शंस में वो घूमते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा डांस फॉर्म होता है ये कौन सा होता है? रासलीला होती है, वो तो उत्तर प्रदेश की है। नहीं, तमाशा महाराष्ट्र का रंगमंच, रासलीला, नौटंकी ये सब उत्तर प्रदेश में होता है। सुग्गी जो डांस फॉर्म है ये कहां पे मिलेगा आपको? सुग्गी डांस फॉर्म जो है, सुग्गी डांस फॉर्म क्या है? कर्नाटका का डांस फॉर्म है, ठीक है। और गरबा डांस फॉर्म कहाँ का है? गुजरात का है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दैट इज गरबा। गरबा जो डांस फॉर्म है वहां पर आपको ये सर्कल मूवमेंट देखने को मिलता है। इज दैट ओके? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है सबको क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इज लोकेटेड एज डैश। आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? स्टेट बताना है, सॉरी सिटी बतानी है, सिटी कौन सी है, यानी कि नैल्को बताना है आपको। सिंपल पूछा गया आपसे कि नैल्को की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट से। नैल्को की स्थापना कब होती है? पहले ईयर बताओ। भोपाल में है? अच्छा, ये तुम्हें किसने पढ़ाया? मैंने तो नहीं पढ़ाया था, मेरा नाम मत लेना। भुवनेश्वर के अंदर है। कहां पे मिलेगा? भुवनेश्वर, यानी कि ओडिशा के अंदर मिलेगा, विच इज फर्स्ट स्मार्ट सिटी। भुवनेश्वर क्या है? आपकी फर्स्ट स्मार्ट सिटी है। टोटल 100 बनेंगी, लास्ट वाली कौन सी? 100 पूछा जाए तो ये है शिलोंग। शिलोंग सबसे लास्ट की है। नैल्को की स्थापना 1972 के अंदर होती है। इसकी हेडक्वार्टर इसका ओडिशा के 1981 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका भुवनेश्वर में आपको मिलता है, ठीक है, नैल्को। क्लियर है सबको क्वेश्चन? इसका काम क्या होता है? एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है तो एल्यूमिनियम के फील्ड में काम करती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट करता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को। हाँ भाई बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ जी, विच इज योर करेक्ट आंसर? चलो तो यहाँ पे देखो भाई, जिसने यहाँ पे आंसर किया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिप्रेजेंट करता है कौन सा है? जो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, यानी कि जिसको हमने बनाया है। आप देखो जैसे कि अगर हम बात करें, जू है, नेशनल पार्क है, ये जू किसने बनाए? ह्यूमन ने बनाए। नेशनल पार्क भी हमने बना दिए, बट फॉरेस्ट एरिया तो पहले से ही है, ये तो पहले से ये तालाब वगैरह भी चलो हमने बना दिया। अच्छा, तो कम से कम इसमें बस यही है सिर्फ एक, तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। क्रॉप इकोसिस्टम, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स जो है, इसमें से आप देखोगे जो फॉरेस्ट है ये भी किसने है? ये हमने बनाया, बट बाकी ये जो है नेचुरल है, बट बाकी जो है वो इंसान ने बनाए। ग्रासलैंड्स भी पहले से हैं। सारी की सारी चीजें होनी चाहिए जो कि क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आए, तब उसको हम टिक करेंगे। कोई एक भी अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। फिश फार्म हो गया, इसमें भी देखो फॉरेस्ट आ गया, तो यानी कि फॉरेस्ट की वजह से तो ये सारे के सारे एलिमिनेट हो गए। फॉरेस्ट एक आर्टिफिशियल नहीं होता है, वो नेचुरल होता है जो पहले से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो फिश फार्म मिलेगा। फिश फार्म जो है वो आर्टिफिशियल होता है, जू आर्टिफिशियल, ग्रीन हाउस आर्टिफिशियल है, हमें तो बनाते हैं सारी ग्रीन हाउस गैसेस हो गई जैसे कि, और हाइड्रोपोनिक्स भी हम बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है? मैन मेड है। मैन मेड है तो ये किस में आएंगी? आर्टिफिशियल में आएंगी। किस में आएंगी? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम इनको काउंट करेंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, क्या मैच द कॉलम्स। ओके, जोड़ियां बनानी, बड़े टाइम से तुमने जोड़ियां नहीं बनाई हैं, आज बनाओ। सो एक तरफ आपको स्टेट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है नेम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। तो बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं?
कल्टीवेशन फॉर्म जो होता है, प्रिमिटिव कल्टीवेशन फॉर्म जो होता है, यानी खेती के आदिम रूप का नाम आंध्र प्रदेश में क्या होता है? तो आंध्र प्रदेश में हम क्या कहते हैं? पोडू ही कहते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? पोडू कहते हैं। फर्स्ट का तो ये बिल्कुल सही है, पहले से जोड़ी सही बनी है। चलो अब देखो, झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कोमान नहीं कहते बल्कि कुरुवा कहते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का जो है सी हो जाएगा, और 3 का जो है ये बी बचा है कोमान, इसका बी हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सॉरी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, जिसने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी जिसने आंसर किया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the census of 2011, what is the literacy rate of the state of बिहार? बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना था, जो कि मिनिमम है सभी स्टेट्स में। हालांकि सबसे होनहार और सबसे इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो बिहार से ही मिलते हैं, बट यहाँ पर देखोगे तो लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम देखने को मिलता है, क्योंकि बिहार के बच्चे या तो पढ़ते नहीं है, और पढ़ते हैं तो फिर वो सबसे आगे निकलते हैं, है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की ही संख्या कम है, इसी वजह से यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम देखने को मिलता है, विच इज 61.8% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अभी आप देखोगे तो लिटरेसी रेट 2025 में भी क्या है, इसका सर्वे हुआ जिसमें 100% किसका है? फर्स्ट स्टेट मिजोरम बना। सेकंड आप देखोगे तो लक्षद्वीप मिलेगा यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे है गोवा, और फोर्थ जो स्टेट बना दैट इज हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने 100% जो है उसको पार किया। 100 का मतलब 100 नहीं है, 97-98% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफिक डायनामिक्स वॉल्फ, कोमाटो, ड्रैगन एंड क्रोकोडाइल आर डिफाइंड एज डैश। आज सेशन देखा था सेंसस वाला, बहुत अच्छा। उपमा गुप्ता, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। जो मैंने सेंसस के ऊपर सेशन किया है, जिसको करने सेंसस से, देखो हर साल आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो आरआरबी जेई हो, चाहे वो एसएससी जेई हो। एसएससी जेई में तो ज्यादातर देखने को मिले हैं सेंसस के क्वेश्चंस। तो मेरा सेशन आप जस्ट यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना, सेंसस बाय पिंकी सरोहा मैम, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ओके, मेरी वीडियो मिल जाएगी। वो 10 से 15 मिनट का सेशन है, उसमें सारे सेंसस के क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हुए हैं, तो वहां से उसको कर लेना आप लोग। चलो भाई, ओके, तो सवाल में देखो क्या पूछा, पोषण संबंधी गतिशीलता के संदर्भ में भेड़िया, कोमोडो ड्रैगन हो गया, मगरमच्छ, इन सभी को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है? तो ये क्या है? एपेक्स प्रीडेटर्स हैं। एपेक्स प्रीडेटर्स हैं, शीर्ष परभक्षी कहा जाता है इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वैजंती माला। ओके, वैजंती माला इज अ फेमस इंडियन एक्ट्रेस, वाज आल्सो एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। इनका नाम कौन सी डांस फॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम जुड़ा है कौन सी? जिनके साथ में यामिनी कृष्ण मूर्ति का भी नाम जुड़ा है, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का भी नाम इसी डांस फॉर्म के साथ में जुड़ा था। कौन सा है? भरतनाट्यम है, क्लासिकल डांस फॉर्म, परफॉर्म किया जाता है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो वैजंती माला जो है वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है, इनका भी नाम इसी डांस फॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा है जो प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है? ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो मोदी जी नहीं कर सकते हैं, बताइए। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। पावर टू रिकमेंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। मान लीजिए लोकसभा को भंग करना है, क्योंकि राज्यसभा तो भंग हो नहीं सकती है, सिर्फ लोकसभा को कर सकते हैं। इसको अगर डिसॉल्व करना है तो क्या होगा? पीएम जो है वो सजेशन देंगे, सिर्फ सजेशन देंगे, किसको? लोकसभा के स्पीकर को, और उसके बाद में क्या है, उसको भंग कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, यानी कि ये तो बिल्कुल काम उनका सही है। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर किसी भी मिनिस्टर को रिमूव करना है तो ये भी प्रधानमंत्री बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या प्रधानमंत्री करते हैं? अगर ऐसा हो गया तो फिर डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो जाएगी ना, फिर तो दिस इज कॉल्ड लाइक डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको प्रधानमंत्री क्यों अपॉइंट करेंगे भाई? इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट।
इनको कौन अपॉइंट करते हैं? तो इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जिसका मन करेगा उनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर देंगे, नहीं, उनको भी एक नाम दिया जाता है, वही नाम ये अपॉइंट करते हैं मतलब। तो वो नाम कौन देता है इनको? वो नाम कौन देता है? कॉलेजियम सिस्टम। कौन देगा? कॉलेजियम सिस्टम देगा। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम होता है ना, इसके अंदर आप देखोगे 5 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। ये नाम सजेस्ट करेंगे, चाहे हाई कोर्ट में किसी जज को बनाया जाना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में कोई जज अपॉइंट होना, तो पहले ये नाम सजेस्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट जो है उनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। फॉर्मेशन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल किस में दिया है? आर्टिकल 74 में दिया गया है, ठीक है, किसमें? आर्टिकल 74 में। तो इसका भी फॉर्मेशन कौन करते हैं? पीएम करते हैं। बस सी ऑप्शन करेक्ट है कि ये काम प्रधानमंत्री का नहीं होता है, किसका होता है? कॉलेजियम सिस्टम और प्रेसिडेंट का काम होता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पे। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कराया हुआ है पहले भी कि जो अमेंडमेंट्स है ना वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं? बताइए। जो अमेंडमेंट्स होते हैं यानी कि जो संशोधन होते हैं, ठीक है, वो टोटल कितने हो चुके हैं? 106 हो चुके हैं टोटल जो अमेंडमेंट्स है। तो बेसिकली कौन से आर्टिकल में दिया, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अमेंडमेंट्स का प्रोविजन कौन सी कंट्री से लिया गया है? डिप्लोमा वाला आ गया है क्लास में? ओके, वेरी नाइस। चलो भाई बताओ फटाफट से, प्रोविजन कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए होगा आर्टिकल 368। आर्टिकल तो ठीक है, आर्टिकल 368 है वो तो ठीक है, बट ये लिया कहां से गया है? हाँ, ये कौन बताएगा कहां से लिया गया है? जल्दी बता दो, डिप्लोमा वाला तुम बताओ। दीप श्रीवास्तव का आंसर आया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है, कहां से? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जितने भी हमारे जो क्या है अमेंडमेंट्स का प्रोविजन है, टोटल कितने हो चुके हैं? 106। लेटेस्ट वाला जो है 106, ये कब हुआ था? 2023 में लागू होता है ये आपका। इसके लिए प्रोविजन आता है 2019 में, बट ये लागू कब होता है? 2023 में ही माना जाएगा एक्ट आपका। इसमें क्या था? वुमेन रिजर्वेशन। इसमें था वुमेन रिजर्वेशन, कितना? 1/3। कहां पे? विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। एग्जैक्ट 10:30 बज गए, अब मैं पोल स्टार्ट करने जा रही हूँ अगले सवाल से। ये बस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉर श्योर हम पोल लगाएंगे। इन विच ईयर वॉज रिफ्लेक्शंस ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर पब्लिश्ड? आपसे पूछा है कि कौन से साल में रिफ्लेक्शन ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर जो है इसको पब्लिश किया गया था। तो इसे पब्लिश किया जाता है कौन से साल में? कह रहा मैडम आपका डिप्लोमा वाला दिख रहा है इतनी देर से, हमने ये, सॉरी प्रियंका, ऐसा नहीं है। हाँ आप दिख गए मुझे, ठीक है। चलो, अरे तुम सब एक जैसे हो मेरे लिए। वो तो बस ऐसे ही हो जाता है, किसी किसी बच्चे से थोड़ा होता है ना कि किसी किसी बच्चे के साथ में हम थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं क्लास में, तो बस काइंड ऑफ दिल पे मत लिया करो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मेरी क्लास में कोई भी बात कोई भी दिल पर नहीं लेगा। अगर लेनी है तो लीवर पे ले लो, किडनी पे ले लो, बट किसी भी बात को तुम दिल पर नहीं लोगे, ठीक है ना। चलो अब देखो, मुगल आर्ट एंड कल्चर जो पब्लिश होता है ये 2021 में पब्लिश होता है। रिफ्लेक्शंस ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर, आंसर क्या हो जाएगा? 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहां से पोल स्टार्ट होने जा रहा है आपका। अरे रे, क्वेश्चन तो मैंने पहले दिखा दिया तुम्हें, पोल तो मैंने लगाया नहीं। अगले सवाल से स्टार्ट करेंगे, ये वाले का आंसर करो, तब तक मैं पोल लगाती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आ जाओ, इस क्वेश्चन का तो मैं आंसर बता देती हूँ, अगले से लगाऊंगी फिर। सो इस क्वेश्चन में देखो आपसे, क्योंकि इसका आंसर टाइम नहीं हुआ ना, इस क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत पहले से देख लिया है आंसर इसका। होंगल जिसे कश्मीरी मृग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पर? दाचिगम में पाया जाता है। दाचिगम नेशनल पार्क भी है, जगह कौन सी हो जाएगी? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहाँ पे और कौन सा नेशनल पार्क है? यहाँ पर आपको एक सलीम अली नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है।
ठीक है। क्या है? सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे मिलेगा आपको? जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। और एक हो गया दाचिगम नेशनल पार्क, ये भी यहीं पर है। हाँ, तो अब यहां से पोल स्टार्ट होने जा रहा है, बताइए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ केव कॉम्प्लेक्स विद स्टनिंग पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र। कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा परिसर है जिसे आश्चर्यजनक चित्रकारी और मूर्तियां जहां पर आपको देखने को मिलती है। तो ये कौन सी पर्टिकुलर जगह में है, ये आपको बताना है। कौन सी पर्टिकुलर जगह में ये आपको देखने को मिलती है। अच्छा, सेशन को लाइक भी कर देना भाई, भूल मत जाना, ठीक है। ओके, सो ये क्या 91% स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। 90 हो गया है, 89 हो गया है, 90 हो गया, ठीक है। 90% स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ओ माय गॉड, नंबर 1 पे देखो तो कौन आया है, उपमा गुप्ता नंबर 1 पे आए। क्या बात है, आज तो उपमा एक तो मुझे वैसे बहुत पसंद है और उपमा ने तो आज दिल जीत लिया। नंबर 1 पे है उपमा गुप्ता, इन्होंने आंसर किया ऑप्शन ए अजंता केव्स। नंबर 2 पे है प्रंजलि गौरकर, नंबर 2 पे है जयेश जाधव पाटिल, वेरी नाइस। तो तीनों ने आंसर क्या किया? ऑप्शन ए आंसर किया है। आगे चलते हैं, शुरुआत अच्छी हुई है तुम्हारी उपमा गुप्ता, तुमने शुरुआत बहुत अच्छी करी है। चलिए, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ डैश ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज। छोटे बच्चे फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक आर्टिकल दिया गया है। आपको पहले एज क्राइटेरिया पूछा है कि आर्टिकल 24 में कौन सा एज क्राइटेरिया दिया गया है। कल दोपहर 1 बजे, आज नहीं कल, ठीक है, कल दोपहर 1 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट लगा हुआ है। कल 1 साल का करंट अफेयर होगा, पहले 4 घंटे तो मैराथन क्लास चलेगी, उसके जस्ट बाद में ही एक इवेंट लगा हुआ है जिसमें आपको हम कुछ CBT 1 के डोज देंगे, ठीक है। आखिरी में दवाई ही काम आती है भाई, तो वो दवाई लेकर आए तुम्हारे लिए हम, CBT 1 वालों के लिए। कल 1 बजे जुड़ना हमारे साथ में। 97% स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर किया है और लीडर बोर्ड कहता है कि नंबर 1 पे आया है राहुल कुमार, वेरी नाइस। नंबर 2 पे प्रियंका, मैं इग्नोर कर रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन पोल थोड़ा ना इग्नोर कर सकता है, देखो उसने तो मैं सिल्वर मेडल दिया है। नंबर 3 पर है अभिषेक जाधव और इन सभी ने आंसर किया 14 एज, सभी को आंसर पता था इसका। अब देखो आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है, चाइल्ड लेबर दिया गया है ना, चाइल्ड लेबर। और आर्टिकल 23 में देखा जाए तो इसमें आ जाएगा आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसमें क्या आएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आएगा। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं गाइस, एक बार बीच में थोड़ा सा एक कुछ सेकंड का टाइम लूंगी कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, पॉलिटी बहुत वीक है, इसमें आर्टिकल आते हैं आपके 1 से लेकर के और 395 तक आते हैं। 20 क्लासेस में पॉलिटी ऐसी करा दूंगी कि गारंटेड एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आगे का मुझे पता नहीं, आज तक जो हुआ है वो मैं आपको बता रही हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लास नोट्स में से ही आते हैं। कंप्लीट पॉलिटी आपको यहां पर, वो भी थियोरेटिकल फॉर्म में कि आर्टिकल 1 में क्या है, साथ में प्रैक्टिस पेपर। कल से बैच स्टार्ट नहीं, आज से बैच स्टार्ट और आज उसका इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का। जिसको ज्वाइन करना है तो वो कर लीजिए, ज्वाइन करना ना करना आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज था आपको बताना। ये स्टार्ट हुआ है आपका लक्ष्य बैच, जो कि आज ही से स्टार्ट हुआ है। आपको इसमें अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप ये वाला कोड यूज कर लेना, जिसपे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ में मेरी तरफ से सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि हर एक फैकल्टी के क्लास नोट्स, DPP, प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, उनके क्लासेस के PDFs के साथ में आपको जो ई बुक्स होती हैं वो भी दी जाएंगी, बुक्स भी दी जाएंगी और पर्सनली गाइडेंस भी दी जाएगी। अगर आपको चाहिए, मैं पर्सनली यहाँ पे नंबर शेयर करती हूँ अपना, आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है और रिगार्डिंग योर स्टडी सिलेबस, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलते, एक नंबर दिया जाता है आपको सभी फैकल्टी से, आप उस पर बात भी कर सकते हो। तो मतलब पर्सनल गाइडिंग होता है ना कि जब आप अच्छा फिगर बनाना चाहते हो, अच्छी बॉडी बनाने, तो तुम पर्सनल ट्रेनर करते हो अपना, करते हो कि नहीं करते हो। तो इस बैच के अंदर भी आपको क्या पर्सनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है कि यार एग्जाम आ गया है सर पे और अब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमें कोई पर्सनल गाइडेंस दे सके, तो आप भाई इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है, कौन सा बैच है, कहाँ मिलेगा। बस 1 सेकंड लूंगी मैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसको। एक तो ये वाला सेशन लगा है कल 1 बजे, इसको देख लेना। तो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको अडा 24/7 पे जाना है, ठीक है।
एप्लीकेशन पे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से लेना। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में एजे का सेक्शन यहां से सेलेक्ट कीजिए और देख लो यहाँ पे आपकी ब्रांच कौन सी है। जैसे ही आप ब्रांच पे क्लिक करोगे आपको आरआरबीजे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आरआरबीजे पे जाके क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड आईयूज को हटा देना। ये देखो दिख रहा है आपको लक्ष्य बैच, ये तो लक्ष्य बैच, इसमें सिर्फ सीबीटी 1 का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। सीबीटी 1 सारे सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप सीबीटी 2 भी साथ में करना चाहते तो शताब्दी ले लेना, आपकी मर्जी है जो भी आपको लेना है। आप सेल्फ स्टडी से करना चाहो बाद में तो हम आपको बुक भी प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे ये रही, ये वाली बुक हो गई, ठीक है। इसमें कंप्लीट नॉन-टेक सारी प्रैक्टिस सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो जो भी आपको लेना है उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे कि अगर आप पहले सिलेबस करना चाहते हो तो पहले आप सिलेबस पे जाओ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको सीबीटी 1 लेना है तो लक्ष्य पे जाना, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना, बाय नाउ पे जाना है और कोड जो मैंने आपको बताया बस वही इस्तेमाल करना और कोई नहीं। क्या कोड है, दैट इज Y774 है, इसको सॉरी Y774 ये इस्तेमाल करना है। अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद में बैच देखो कितना डिस्काउंट मिला आपको, यहाँ पे 3000 का डिस्काउंट मिला है और सिर्फ 800 रुपीज में बैच मिल रहा है। पूरा 800 रुपीज में सब कुछ मिलेगा, मतलब टीचर का खून चूसने का भी मौका मिल रहा है तुमको सिर्फ 800 रुपीज में। तो इसको एनरोल कर लेना आज। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रही बिकॉज आज से क्लास स्टार्ट है, 12 बजे आज इंट्रोडक्शन है इसका, 12 बजे इंट्रोडक्शन है। इसी कोड पे लेना, ठीक है। ओके चलो अब बात करते वापस कम बैक करते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Who was a scientist credited with the discovery of electromagnetic induction? आपसे पूछा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज का श्रेय जो है वो कौन से वैज्ञानिक को जाता है, वो कौन से वैज्ञानिक को जाता है। चंदन के चांदनी नहीं आ रही आज क्लास में। चंदन तुम्हारा मन लग रहा है ना क्लास में, अब तुम सिलेक्शन लोगे तभी चांदनी आएगी, नहीं तो उसको कोई और चांद मिल जाएगा फिर, ठीक है। चलो तो मोस्ट स्टूडेंट्स ने सी आंसर किया, 90% का आंसर बिल्कुल ठीक है, 92% हो गया है, वेरी नाइस। अब देखते हैं नंबर 1 पे कौन है, सिद्धार्थ। नंबर 2 पे प्रियंका। नंबर 3 पर है विवेक सारथी। उपमा गुप्ता तुम नंबर 4 पे चल रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ी और कोशिश करो, फटाफट से आ जाओगे आप टॉप में। ओके सो जिसने यहाँ पे आंसर किया माइकल फेराडे इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मैंने पेन सेलेक्ट नहीं किया है। माइकल फेराडे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने मतलब ये साइंटिस्ट है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन्होंने ही क्या है उसका डिस्कवरी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाला किंग ऑफ बंगाल धर्मपाल वाज डिफीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूट किंग्स। आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को निम्न में से किस राष्ट्रकूट राजा ने क्या किया था, पराजित किया था। तो आंसर बताइएगा कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। हाँ भाई, और सेशन को लाइक तो कर दिया करो भाई, जितना वॉचिंग चल रहा है एटलीस्ट उतना तो लाइक कर दो। इतने कंजूसी ऐसे करते जैसे पैसे लग रहे हैं लाइक करने में, कोई पैसा नहीं लगता तुम्हारा। 100% स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है, 94 हो गया। एक सेकंड की खुशी थी बस ये मेरी। चलिए नंबर 1 पे है विकास कुमार, नंबर 2 पे है विजय भंवर, नंबर 3 पर है पुनीत बाघे। इन्होंने आंसर किया है ध्रुवा धरवाष्ट्र, ठीक है, जो कि क्या थे बंगाल के पाल राजा धर्मपाल। इस राष्ट्रकूट राजा ने क्या है पराजित किया था। किस राष्ट्रकूट राजा ने पराजित किया था, तो ध्रुवा ने पराजित किया था। अगर मैं आपसे पूछूं पाल डायनेस्टी के संस्थापक बताइए, फाउंडर कौन थे, फटाफट से आंसर बताओ। आपसे मैंने पूछा है फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे इनका नाम क्या है, कौन बताएगा। जल्दी जल्दी आंसर करना, कोई डिले नहीं करेगा। सबसे पहले कौन आंसर करता देखना है, फटाफट से बताओ। हु इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। हु इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। प्रियंका तुम भाई आजकल बादल की संगति में आकर बहुत बातें करने लग गई हो। गोपाल करेक्ट है। क्या थे, कौन थे, गोपाल थे। आगे चलते हैं। द इंडिगो रेबेलियन टुक प्लेस इन डैश ड्यूरिंग 1859 टू 1860। आपसे पूछा जा रहा है नील विद्रोह जो 1859 से 1860 के दौरान हुआ था, ये कहां पर हुआ था। नील विद्रोह जो है ये कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है।
कौन सी जगह पे हुआ था नील विद्रोह? कौन बताएगा? ओके तो मोस्ट स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर किया है विच इज ऑप्शन डी करेक्ट है। 81% स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नंबर 1 पे है कौन? किशन मोदनवाल। ओके नंबर 2 पे कौन आया है? बादल। नंबर 3 पर है मनीषा कुमारी। सो बंगाल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बंगाल के अंदर होता है जो आपका इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, रिबेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक है नेक्स्ट, in which case the Supreme Court of India declared the right to privacy as a fundamental right। कौन सा ऐसा केस है जिसमें क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। कौन से मामले में इसको फंडामेंटल राइट जो है वो डिक्लेयर किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये मामला कौन सा था, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सो राइट टू प्राइवेसी ये कौन से आर्टिकल में आता है? राइट टू प्राइवेसी किस में आएगा? आर्टिकल 21 में आएगा राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, इसी में क्या है? राइट टू लाइफ भी दिया गया, राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्राइवेसी दोनों इसी में दिया गया। केस कौन सा हो जाएगा? 64% का आंसर ठीक है। नंबर 1 पे है अजीत पवार। नंबर 2 पे डिप्लोमा वाला, आ गए हो तुम फाइनली मेडल्स की लिस्ट में। नंबर 3 पर बादल है और सभी ने आंसर किया था ऑप्शन डी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया सॉरी दैट इज राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 में आएगा। चंद्रशेखर आजाद, इनकी डेथ कब हुई थी? शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद। आपसे तारीख पूछा जाता है कब? बताओ फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चंद्रशेखर आजाद, इनकी डेथ कब हुई थी? तारीख और ईयर दोनों बताना है आपको। 27 फरवरी 1931 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर। 88% स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया, 89% हो गया। नंबर 1 पे है शिल्पा ठाकुर। ओके आई थिंक शी इज न्यू स्टूडेंट। नंबर 2 पे अभिषेक जाधव। नंबर 3 पर है जयेश जाधव पाटिल। भाई तुम लोग नाम थोड़े छोटे छोटे रख लो, है छोटे छोटे नाम रख लो तो पोल लगाने में मेरे लिए इजी रहेगा, या तो मैं ये कंडीशन अप्लाई कर दूंगी फिर। ठीक है क्योंकि नाम बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो पता नहीं आईडीज के साथ में क्यों आने लग गए हैं ये नाम। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका है, इनका नाम कौन सी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ है? तो इन्हीं के नाम पर आपको ना एक ब्रिज देखने को मिलता है जो कि हमारा लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम के अंदर बना हुआ है, भूपेन हजारिका ब्रिज। इन्हीं को क्या है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इन्हें 2019 में मिला था। अगर पूछा जाए कि इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया जाता है, तो भारत रत्न कब मिला था इनको? 2019 में मिलता है। 3 लोगों को मिला था भारत रत्न, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। चलो ठीक है, तो ए मोस्ट स्टूडेंट्स ने आंसर किया, 90% का आंसर ऑप्शन ए है विच इज करेक्ट आंसर। नंबर 1 पर है प्रियंका, नंबर 2 पर है AR प्रशांत कुमार, नंबर 3 पर है अमन राज। इन सभी का आंसर क्या है? आर्ट के फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ था इनका नाम। भूपेन हजारिका कौन से फील्ड से थे? आर्ट के फील्ड से थे। ठीक है चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? इनमें से कौन सा है जो कि एक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है? जो कि क्या है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है। बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर करें दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स नहीं होगा, टेलीविजन नहीं होगा, डाइज वगैरह नहीं होगा, जो बड़ी चीजें होती है, प्लांट है, मशीनरीज है, ये सब आता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में। तो 86% स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नंबर 1 पे है अजीत पवार, नंबर 2 पे है जयेश जाधव पाटिल, नंबर 3 पर है राहुल कुमार। इन सभी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी विच इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डू वेदर इवेंट्स ऑकर? सबको पता है, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। 100% का आंसर सही होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर जो है वो इसमें सही होना चाहिए ही चाहिए। बताओ भाई क्या होगा करेक्ट आंसर? उपमा गुप्ता ने भी पूरा पुरजोर कोशिश कर रखी है कि मेडल्स, फाइनल लिस्ट आएगी उसमें भी देखते हैं फाइनल लिस्ट में कौन टॉप करता है। बस आज मैं फाइनल लिस्ट के टाइम पे कुछ गड़बड़ ना कर दूं, हमेशा क्लिक इधर उधर कर देती हूँ। सी ऑप्शन ठीक है, 80% ने सही आंसर किया है। नंबर 1 पे है अभिषेक जाधव, नंबर 2 पे बादल, नंबर 3 पर है एजे पटेल। मैं परसेंटेज इसलिए बताती हूँ आपको जिससे आपको ये पता चले कि कंपटीशन कैसा है। आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं, जिन लोगों के साथ आपको एग्जाम देना है, उसमें से कितने लोग हैं जो आपके बराबर मेहनत कर रहे हैं, आपके बराबर क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। 80% स्टूडेंट्स ने आंसर किया, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हें आना है अभी 10% वैकेंसीज है ना, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, मान लो फॉर एग्जांपल जितने लोगों ने फॉर्म भरा उसकी 10% वैकेंसीज हैं, तो तुम्हें 10% में आना है भाई, समझ रहे हो? तो यानी कि अभी तो तुम बहुत आगे नहीं आए हो। ट्रोपोस्फियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तब देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है जो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर की लेयर होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर होती है। उसके बाद आप देखोगे ट्रोपोस्फेयर के बाद में स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलता है ओजोन लेयर। इसी में आपको क्या मिलेगी? ओजोन लेयर मिलेगी। इसके बाद में आता है मेसोस्फेयर, और सबसे लास्ट में आता है आपका आयनोस्फेयर। फिर आयनोस्फेयर के बाद में एक्सोस्फेयर आता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ICRISAT Center of Excellence for South Cooperation in Agriculture launched? आपको बताना है कि किसने लॉन्च किया है, कौन सी जगह पे इसको क्या है लॉन्च किया गया है। एक उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया गया है, और ये किसका है? ISSCA का उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया गया है। बताना है कि कौन सी पर्टिकुलर जगह पे इसको लॉन्च किया गया। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओके, सो मोस्ट स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो आंसर किया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो मोस्ट स्टूडेंट्स ने जो यहाँ पे आंसर किया है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है, करेक्ट है। सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने आंसर किया। ISSCA का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल एप्लीकेशन, ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 85% स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया। हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 पे बादल तुम आए हो, नंबर 1 पे आ गई हो तुम, यानी कि तुम नंबर 1, 2, 3 3 बार आ चुकी है, तुम्हारी रैंक टॉप 3 में आज। कृष्ण मोदनवाल नंबर 2 पे है। उपमा गुप्ता भी आ गए हैं फिर से लिस्ट में, नंबर 3 पर है। हैदराबाद विच इज कैपिटल ऑफ तेलंगाना, यहाँ पर आपको मूसी नदी मिलती है। मौसी नहीं है वो, मूसी नदी है, इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंती मिश्रा किसके साथ में जुड़ा हुआ है? एसोसिएटेड विद डैश। मिंती मिश्रा का नाम कौन से डांस फॉर्म के साथ में एसोसिएटेड है? बताइएगा। हाँ, बादल को तो आज मजा आ गया, अब बस कहीं पर गड़गड़ाने बरसने मत लगना तुम। ओके, प्रियंका भी पुरजोर कोशिश में है कि बस हम ही दोबारा से मेडल जीते। आज डिप्लोमा वाला थोड़ा पीछे कैसे रह गए आज? चलो, 50% स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 50% ने सही आंसर किया, 50% ने गलत यानी कि आंसर किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 1 पे है किशन मोदनवाल, नंबर 2 पे है भंडारी। अच्छा, भंडारी, पहले मुझे भंडारा दिख रहा था, भूख लगी है ना। फिर नंबर 3 पर है अबद तलुकदार। इन सभी ने आंसर किया है ओडिसी डांस फॉर्म, जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है, और ये किसके कौन सा स्टेट का है? ओडिशा का क्लासिकल डांस फॉर्म है। चलो, पेपर करेंसी सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था हमारे देश में? पेपर करेंसी किसने स्टार्ट किया? अरे वही जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। बताओ, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी था, जिसका रियल नेम जोना खान था, जिसके दरबार में इब्न बतूता आया था मोरक्को से।
इसी ने क्या किया था, पेपर करेंसी को सबसे पहले स्टार्ट किया था। इतना बताने के बाद भी आंसर नहीं बताओगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। 82% स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नंबर 1 पे है जॉब U51, ये कैसा नाम है। नंबर 2 पे अभिषेक यादव, नंबर 3 पर है गिरीश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हो जाएंगे ग्यासुद्दीन तुगलक, उनके बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका रियल नेम पूछा जा सकता है आपसे। इनका असली नाम था जोना खान। असली नाम क्या था इनका, जोना खान था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन डैश। ये मैसूर का सुल्तान कब बनता है, मैसूर का सुल्तान इसे कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। हाँ भाई फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसने यहाँ पे आंसर किया है ऑप्शन ओ माय गॉड 91% स्टूडेंट्स का आंसर सही है। वैसे तुम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। अब मुझे ये नहीं पता है कि तुम लोग चीटिंग करके आंसर करते हो या सब अपना अपना आंसर करते हो, बट द पॉइंट इज कि इतने बच्चे आंसर कर रहे हैं सही। नंबर 1 पे मनीषा कुमारी है, नंबर 2 पे है विजय भंवार और नंबर 3 पर है किशन मोदनवाल। और इन सभी ने आंसर किया है 1782। 1782 में टीपू सुल्तान जो है वह मैसूर के शासक बनते हैं, मैसूर के शासक बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन विंड इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा है जो इंडियन विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, इंडियन नहीं है और विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा, सारे के सारे विंड इंस्ट्रूमेंट ही हैं यहाँ पे। ओके अब देख लो कौन सा नाम है जो तुम्हें विदेशी लग रहा है, इसमें से कौन सा नाम है जो विदेशी लग रहा है। अच्छा आज तुम्हें पॉल अच्छा लग रहा है, हाँ तुम्हारा नाम आया ना 3 बार आज, तो तुम्हें पॉल अच्छा लगेगा ही। चलो तो देखो भाई यहाँ पे कौन कौन से हैं, बम्पाथ्यूट हो गया, अल्गोजा हो गया, एक कालम हो गया और एक हो जाएगा आपका खैमेक। इनमें से कौन सा है जो इंडियन नहीं है। सो यहाँ पे 65% स्टूडेंट्स का आंसर सही आ रहा है, 67 हो गया है, करेक्ट है। ऑप्शन डी खैमेक, ये इंडियन नहीं है, बाकी सब इंडियन है, इसको छोड़ करके बाकी सब इंडियन है। तो नंबर 1 पे है किशन मोदनवाल, नंबर 2 पे है शिल पाठकुर और नंबर 3 पर है अभिषेक यादव सोनी। इन सभी ने आंसर किया था ऑप्शन डी विच इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, बौद्ध धर्म की आधार स्तंभों में एक अष्टांगिक मार्ग है, इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है। वैसे तो ये 8 होते हैं, 4 ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इनमें से एक है जो कि नहीं है। बताइए, राइट स्पीच, राइट कंट्रोल, राइट एफर्ट, राइट थॉट्स, क्या होगा। जो कौन सा नहीं है बताना है, कौन सा इनमें से नहीं है। ओके सो मोस्ट स्टूडेंट्स ने जो आंसर किया, ओ माय गॉड 100 था, बस एक पल की खुशी थी और वो 96 पे आ गया है। 96% स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया। नंबर 1 पे आए हैं 21 दिसंबर। सर आपकी क्लास है, बस मैं 2 मिनट में छोड़ रही हूँ। नंबर 1 पे 21 दिसंबर, नंबर 2 पे है गिरीश, नंबर 3 पर है लीलाधर विद्यासर। इन सभी ने आंसर किया है राइट कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। अब देखो भाई नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अरे यार ये तो मुझे वो देना था, आप लोगों को होमवर्क देना था, आखिरी क्वेश्चन यही था। चलो टाइम से क्लास भी खत्म हो गई, कंटेंट भी खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं फाइनल रिजल्ट की ओर। फाइनल लिस्ट में देख लेते हैं जरा आज किसने टॉप किया। अब फाइनल लिस्ट में असली खुशी मिलेगी, छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी होकर के। अब देखते हैं फाइनली आपको क्या रिजल्ट देती हैं। जनरेट करने जा रही हूँ, दिल थाम के बैठना, ठीक है। हाय इतनी खुशी इसको पहले ही मिल रही है, जैसे प्रियंका को पता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ आज। अरे ये क्या, पॉल को डिप्लोमा वाला से प्यार हो गया है क्या। नंबर 1 पे डिप्लोमा वाला है, आज तो उसने एक ही मेडल जीता था जबकि क्लास में। कोई बात नहीं, एवरेज रेट देखा जाता है। देखो डिप्लोमा वाले ने 16 में से 15 क्वेश्चन का आंसर सही किया है। विजय बनवार जो है ये सेकंड नंबर पे है, इनको मिलता है सिल्वर मेडल। और नंबर 3 पर है ग्रोतिक राठौड़, जिन्हें मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। नंबर 4 पे बादल है, वेरी नाइस। तो टाइम देखा जाता है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर सही अगर दिया है, उसके बाद में आपका जो एवरेज टाइम है ना, एवरेज टाइम वो सबसे कम किसने लिया, तो डिप्लोमा वाले 92 सेकेंड्स एवरेज टाइम रहा पर क्वेश्चन। विजय भनवार का पर क्वेश्चन 115 सेकेंड्स का रहा और ग्रोतिक राठौड़ का 123 सेकेंड्स का एवरेज टाइम रहा है
तीनों ने 15 क्वेश्चन सही किए आउट ऑफ 16। वेरी नाइस। नंबर 4 पे है प्रिया, नंबर 5 पे प्रियंका है बादल के बाद में, फिर है राहुल कुमार, फिर है प्रतीक सिंह, लीलाधर बिडियासर, बबीता यादव, अबद तालुकदार, रोहन गुप्ता, प्रशांत कुमार, अमन राज, अजय वांजारे और जयेश जाधवपति। 21 दिसंबर विवेक सारथी, प्रंजल गौरकर, अजीत पवारा और किशन मोदनवाल। इन सारे स्टूडेंट्स को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है आप सभी ने। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कहीं ना कहीं कि भाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, अभी भी क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं या चीजें नहीं पता है, समझ में नहीं आ रहा, तो लक्ष्य बैच आज से स्टार्ट हुआ है 3.0, जिसमें पॉलिटी पहली क्लास है। आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होना जा रहा है, मेरी मानो तो आज से ही ज्वाइन कर लो उसको, और है भी सिर्फ 800 रुपए में। इस कोड पे सिर्फ 800 रुपए में मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था ना। जस्ट एप्लीकेशन पे जाओ और यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन पे जाने के बाद में आपको ये बैच जो है ना, लक्ष्य बैच, लक्ष्य 3.0 है। एप्लीकेशन पे ऑल कोर्सेज में जाना, एजे का सेक्शन सेलेक्ट करना और लक्ष्य बैच 3.0 मिलेगा। 28 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, यानी कि आज से क्लास स्टार्ट है। आज इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का। ओके तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से कोड पे डिस्काउंट मिल रहा है? Y774 पे। इस पे आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है ना। इसी कोड पे इस्तेमाल करके आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो यही वाला इस्तेमाल करके आपको ये बैच लेना है, जो कि आपको सिर्फ 800 रुपीज में पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो स्क्रॉल करेगा थोड़ा सा नीचे, आपको बुक मिलेगी। बैचेस पे क्लिक करने से पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो बुक, इसी कोड पे बुक भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिलेगी। और इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में कुछ बेनिफिट, जैसे कि ई बुक फ्री मिल रही साइंस और करंट अफेयर्स की, तो बुक भी ले लेना और ये भी ले लेना। दोनों का काम तो अलग अलग है, सेल्फ स्टडी के लिए बुक चाहिए और सिलेबस करने के लिए बैच चाहिए। राहुल कुमार, आपके 2 क्वेश्चन गलत नहीं थे? अच्छा, पोल में दिखा रहे कि 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अच्छा, आपने खुद से देखा? मैंने बंद कर दिया, पहले बोलते मैं चेक करती। नहीं, कहीं ना कहीं हुआ होगा, तभी तो पॉल ने बताया है। अब ये तो मशीन है, अगर गलती हुई होगी थोड़ी बहुत तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट 99% तो ये सही ही बताता है। कभी कभी चॉकलेट बांट दिया करें क्लास में। आज प्रियंका बहुत बातें कर रही हो तुम। चलो ठीक है, चॉकलेट भी तुम्हें देंगे, मिठाई भी देंगे, हम तो कहते पार्टी भी देंगे। हम तो ये भी कह रहे हैं कि सारे का सारा पैसा भी वापस दे देंगे जो भी आपने बैच खरीदने में लगाया है। सिलेक्शन के बाद में ये गारंटेड है कि आपका जो बैच आपने खरीदा था, आप बस उसको दिखा दीजिएगा कि आपने ये बैच लिया, उसका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। 1 बजे वाले सेशन में आना है कल, उसको भूल मत जाना, ठीक है। ये जो सेशन लगा हुआ है ना, इसको ओपन करके एक बार इसे लाइक कर दीजिएगा और 1 बजे सभी लोगों को जुड़ना है। इससे जस्ट पहले 9 से लेकर के 1 बजे तक पहले मैराथन क्लास होगी करंट अफेयर्स की। 1 साल का करंट अफेयर्स करेंगे। उसके ठीक बाद में 1 बजे ग्रैंड रिवील करेंगे RRB जे का, वही बनेगा जो हकदार होगा। तो इसमें आपको आखिरी डोज दी जा रही है, और ये क्या डोज रहेगी ये तो आपको 1 बजे पता चलेगा। तो लाइक जरूर कर देना सेशन को, ठीक है। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे अपकमिंग जो नोटिफिकेशंस हैं, जो सेशंस हैं, उनका नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।